अध्याय 381 असेंबली लाइन उत्पादन। चीनी पौराणिक कथाएं सबसे गहन और व्यापक हैं, जिनमें अनगिनत किंवदंतियां दर्ज हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार प्राचीन चीनी साधक आकाश के विरुद्ध साधना करने पर ध्यान केंद्रित करते थे और उनके पास 4 महान रहस्यमय कलाएं थीं: रसायन विद्या, संरचनाएं, खजाने और ताबीज। डैन रिफाइनिंग टेक्निक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दान शोधन तकनीक में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना का अनुकरण किया गया, जिसमें प्रकृति से प्राप्त आध्यात्मिक सामग्रियों का उपयोग औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया गया। इसके अद्भुत उपयोग असीमित थे, जिससे ये प्राचीन साधकों के लिए अपनी साधना को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका बन गया और इस प्रकार प्रथम स्थान पर रहा। पौराणिक खंडहरों की खुदाई के इतने वर्षों के बाद पौराणिक ज्ञान को लगातार बहाल किया गया है, लेकिन अभी भी बड़े बड़े खाली क्षेत्र अधूरे रह गए हैं। वीर ने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो दान शोधन तकनीक को समझता हो। हालांकि उनके पास चीनी पौराणिक युग की दान शोधन तकनीक की एक संपूर्ण और संभवतः सर्वश्रेष्ठ विरासत है, जिसका मूल्य अतुलनीय है। अगर यह जानकारी लीक हो गई तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ वह इस रहस्य को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रख सकता। वर्तमान स्थिति नाजुक है, वह घोस्ट रेस के पीछा करने में बुरी तरह फंसा हुआ है, इसलिए इसे फैलाने की और भी कम आवश्यकता है। क्योंकि दान शोधन तकनीक सीखने की शर्तें बेहद सख्त हैं, इसलिए वे इसे इतने कम समय में नहीं सीख पाएंगे और इससे उनका रहस्य अनावश्यक रूप से उजागर हो जाएगा। लेकिन अब पौराणिक औषधि शोधन तकनीक के साथ इन बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दान शोधन तकनीक के अद्भुत प्रभावों को सरल बनाकर औषधि शोधन तकनीक के माध्यम से लागू कर सकता है। दान शोधन तकनीक विशाल और गहन है, सरलीकरण के बाद भी ये सामान्य जीन औषधि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अकालियन दानशा मूल रूप से एक लाल औषधीय गोली थी, लेकिन क्रिस्टलीकरण औषधि प्रक्रिया के बाद ये छोटे छोटे क्रिस्टलों के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसकी प्रकृति अत्यंत अस्थिर है, यह बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आ सकती और इसे केवल निर्वात में ही संग्रहित किया जा सकता है। हालांकि क्रिस्टल के दानों के ढेर के भीतर बारूद के समान एक प्रचंड शक्ति विद्यमान है, जिसमें असाधारण सामर्थ्य है। चूंकि यह एक औषधीय क्रिस्टल है, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से अकालियन दानशा नहीं कहा जा सकता। चलिए इसे क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन कहते हैं। वीर थोड़ा मुस्कुराया, उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करने की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया, लेकिन क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स के अंतिम चरण को छोड़ दिया। औषधि शोधन की अन्य तकनीकें दूसरों को सौंपी जा सकती थीं, लेकिन क्रिस्टलीकरण औषध विज्ञान का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण था और इसे मजबूती से उनके हाथों में ही रखना था, इसका खुलासा नहीं किया जाना था। केवल इसी तरह से क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के निर्माण की तकनीक को दूसरों द्वारा चुराए जाने से रोका जा सकता था। क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स के बिना ये औषधीय घोल डनशात सिनाबार के मूल प्रभाव की नकल करने में सक्षम नहीं होगा। ये सोचते हुए उसने टेस्ट ट्यूब में रखी क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को पकड़ा, बाहर चला गया और टीम के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। कैप्टन, आपको हमारी जरूरत किस लिए है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई और नई खोज की हो? कौन जाने, देखते हैं। टीम के कई सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। वीर ने समूह पर नजर डाली और शांत स्वर में बोला, आप में से जो भी जीन फार्मासिस्ट हैं, आगे आएं। मैं हूं। मैं भी। ... जल्द ही लोगों ने प्रतिक्रिया दी। 300 से अधिक लोगों की टीम में से पूरे 30 फार्मासिस्ट आगे आए। यह अनुपात तो वाकई चौंकाने वाला था। वीर को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जीन फार्मासिस्टों को जीन ज्ञान की अत्यंत गहन समझ होनी चाहिए, जो आम लोगों के पास नहीं होती। 1000 अंतरतारकीय साधकों में से एक भी जीन फार्मासिस्ट नहीं निकल पाएगा। फिर भी इस समूह में फार्मासिस्टों का अनुपात मात्र 1/10वां हिस्सा था। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के छात्रों से जैसी उम्मीद की जाती है, उनमें से प्रत्येक में असाधारण क्षमता थी। यदि कोई साधक तेजी से विकास करना चाहता है तो धन, साथी, तकनीक और भूमि अपरिहार्य हैं। पर्याप्त संसाधनों के बिना प्रतिभा चाहे कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, शिखर तक पहुंचना कठिन है। वीर को ये बात सबसे गहराई से महसूस हुई। अगर वह फार्मासिस्ट और कीमियागर नहीं होते तो उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए वह प्रारंभिक संचय चरण को जल्दी से पार करके अंतरतारकीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते। आप किस रैंक के फार्मासिस्ट हैं? उन्होंने पूछा। मैं एक प्राथमिक फार्मासिस्ट हूं। मैं एक इंटरमीडिएट फार्मासिस्ट हूं। मैं एडवांस्ड हूं। फार्मासिस्टों ने एक दूसरे की ओर देखा और बारी बारी से जवाब दिया।
2 एडवांस्ड फार्मासिस्ट, 8 इंटरमीडिएट फार्मासिस्ट और 20 एलिमेंट्री फार्मासिस्ट। वीर ने खुशी के भाव से उन सभी का हिसाब लगाया। उसे लग रहा था कि हालात काफी आशाजनक है। यदि वह इन 30 फार्मासिस्टों की ताकत को एकीकृत कर सके और उन्हें अपनी एकीकृत योजना और व्यवस्था के तहत ला सके, तो वे जो पहल कर सकते हैं वह कल्पना से कहीं अधिक होगी। यह एक फॉर्मूला है जिसे मैंने विकसित किया है। इसका अध्ययन करो और जल्दी से इसे तैयार करना शुरू करो। ये औषधि भूत जाति से निपटने की कुंजी है, उसने सीधे कहा और क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के फॉर्मूले का डेटा भेज दिया। कैप्टन, क्या आपने पहले भी उस घोस्ट टीम को हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था? क्या ये फॉर्मूला पहले से ही तैयार है? इतनी जल्दी? सब चौंक गए। बिल्कुल सही, वीर ने सिर हिलाया। ये देखकर सभी लोग उत्सुक हो गए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जो भूतों को नुकसान पहुंचा सके? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। उन फार्मासिस्टों ने फॉर्मूला देखने के लिए उस पर क्लिक किया और अगले ही पल उनकी आंखें फटी रह गईं। क्या औषधि शोधन तकनीक का उपयोग इस तरह किया जा सकता है? विनाशकारी शक्ति वाला जीन पोषण। क्या यह अभी भी एक पोषण है? यह आत्माविहीन औषधि शोधन तकनीक है। इसमें आत्मा है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर यह वाकई भूतों को रोक सकता है, जैसा कि सूत्र में कहा गया है, तो यह सचमुच अकल्पनीय है। इसने तो मानो आत्मा चिकित्सा का एक नया ही रास्ता खोल दिया है। फार्मासिस्ट अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे, मानो उन्होंने कोई नई दुनिया देख ली हो। खेती में सहायक औषधि शोधन तकनीक का युद्ध में उपयोग करना, हालांकि कुछ कल्पनाशील लोगों ने इसके बारे में पहले सोचा था, लेकिन अधिक से अधिक इसे केवल जहर के रूप में ही तैयार किया गया था। इस क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की तरह, जिसमें औषधि स्वयं एक ऊर्जा विशेषता की विस्फोटक विनाशकारी शक्ति रखती है, इसे सैद्धांतिक रूप से प्राप्त करना असंभव था। तरल औषधियां अस्थिर होती हैं और इतनी तीव्र औषधीय शक्ति को समाहित करने के लिए अपर्याप्त होती हैं। इन्हें संरक्षित नहीं किया जा सकता। प्रभावी ढंग से कार्य करने की तो बात ही छोड़ दें। अगर इस क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को पूरी तरह से निर्वात में भी परिष्कृत किया जाए, तो भी यह काम नहीं करेगी। यह सरासर अवैज्ञानिक था और जीन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। कैप्टन, हम आप पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हासिल करना असंभव है। ये जीन मेडिसिन रिफाइनिंग टेक्निक के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। एक उन्नत फार्मासिस्ट ने एक साथ कहा। बिल्कुल, मैंने इस तरह की औषधि शोधन तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना। यह अवैज्ञानिक है। ... अन्य फार्मासिस्टों ने भी यही बात दोहराई। साधारण औषधि शोधन तकनीक से स्वाभाविक रूप से यह हासिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये लोग क्रिस्टलीकरण औषध विज्ञान के गहन रहस्यों को कैसे जान सकते थे? बस इसे थोड़ा और बेहतर बनाए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, वीर ने बिना और कुछ कहे शांत भाव से कहा। उसका आत्मविश्वास देखकर फार्मासिस्टों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कह सके। आखिरकार ऐसी विकट परिस्थिति में उनकी सुरक्षा वीर पर निर्भर थी, इसलिए उस पर संदेह करने का कोई ठोस कारण नहीं था। उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उनके मन में कोई संदेह नहीं था। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप क्षय को जादू में बदलने और विनाशकारी जीन औषधि को परिष्कृत करने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं। इसके बाद सभी फार्मासिस्टों ने अंतरिक्ष यान के आंतरिक शोधन कक्ष में मिलकर क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये फॉर्मूला जटिल नहीं था। वीर के कुशल मार्गदर्शन में कुछ असफलताओं के बाद सभी ने धीरे धीरे इसे सीख लिया। उनके हाथों में मौजूद टेस्ट ट्यूबों में एक के बाद एक क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन सॉल्यूशन की बोतलें बनती गईं। कई फार्मासिस्ट एक साथ मिलकर काम करते थे। प्रत्येक व्यक्ति असेंबली लाइन की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता था। प्राथमिक फार्मासिस्टों ने प्रारंभिक दवा प्रसंस्करण का कार्य संभाला, मध्यवर्ती फार्मासिस्टों ने औषधीय शक्ति को समायोजित किया और उन्नत फार्मासिस्टों ने उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए औषधीय घोल की प्रतिक्रिया को और भी बेहतर बनाया। उनकी तकनीकें सुव्यवस्थित थीं और उनका परिणाम वीर के अकेले किए गए श्रमसाध्य शोधन से कहीं अधिक था। जैसे जैसे क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का उत्पादन बढ़ा, वीर की आंखों में चमक आ गई। उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब योजना का जन्म हुआ। अध्याय 382 पागलपन भरी योजना। पागलपन के बिना जीवन नहीं। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में नियमों का पालन करने के बारे में सोचना वास्तव में मौत को न्योता देने जैसा होगा। युद्धपोत की ऊर्जा तेजी से घट रही थी। अगर वे वर्महोल से नहीं गुजरे तो इतनी लंबी अंतरतारकीय दूरी तय करना असंभव हो जाएगा। अंततः हुआगुओ शांत फल और फूल पर्वत युद्धपोत और उस पर सवार सभी लोग धीरे धीरे ऊर्जा खोकर नष्ट हो जाएंगे।
बाह्यग्रहीय क्षेत्र एक विशाल अंधकार में खाली अंतरिक्ष था जिसमें न कोई पदार्थ था न कोई ऊर्जा, केवल निर्वात था। निर्वात के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। भले ही हुआगुओ शान युद्धपोत के पास अपना पदार्थ पिघलाने वाला भट्ठा हो, पदार्थ के बिना यह ऊर्जा की भरपाई के लिए कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं बना सकता था। इस तरह चलते रहना तो मौत को दावत देने जैसा था। अपने सारे रास्ते बंद करके ही वे आशा की एक किरण पा सकते थे। वीर के दिमाग में धीरे धीरे एक अविश्वसनीय रूप से साहसी और पागलपन भरी योजना आकार ले रही थी। लेकिन इसके परिपक्व होने का समय अभी नहीं आया था, इसके लिए पूरी तैयारी करनी थी। अनेक फार्मासिस्टों ने सहयोग किया और एक असेंबली लाइन की तरह काम करते हुए अत्यंत उच्च दक्षता और आश्चर्यजनक उत्पादन हासिल किया। एक दिन से भी कम समय में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का पूरा 100 लीटर घोल तैयार कर लिया गया। वीर ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरे घोल को हवा में निलंबित कर दिया, फिर मुड़कर दवा बनाने वाले कक्ष के सबसे अंदरूनी हिस्से में स्थित निजी दवा निर्माण कक्ष की ओर चल पड़ा और सबकी निगाहों से बचता रहा। वह इन औषधियों को कैसे संसाधित करेगा? क्या ये क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन वास्तव में उस अविश्वसनीय शक्ति को उजागर कर सकती है जैसा कि नुस्खे में लिखा है? अविश्वसनीय ... कई फार्मासिस्टों ने अंतहीन अटकलों और तीव्र जिज्ञासा से भरे हुए उसके विदा होते हुए रूप को देखा। वीर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने पहले ही गुप्त रूप से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। क्रिस्टलीकरण औषध विज्ञान का रहस्य आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता था। यह उनकी मुख्य औषधि शोधन तकनीक थी जिसके आधार पर वे भविष्य में अपना स्वयं का विद्यालय स्थापित करना चाहते थे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे हर कोई देख सके। औषधि शोधन के गुप्त कक्ष में वीर की मानसिक शक्ति पूरी ताकत से उमड़ पड़ी, जिससे 100 लीटर औषधीय घोल हवा में निलंबित हो गया और वास्तव में एक साथ कई बैचों का शोधन हो रहा था। अपनी वर्तमान शक्तिशाली बुद्धि के बल पर वह एक साथ कई कार्य कर सकता है, यहां तक कि 100 या 1000 कार्य भी। वह लगातार हाथ की मुद्राएं बनाकर भयंकर ज्वालाओं को नियंत्रित कर रहा था। उसका मन चाकू की तरह लाल घोल की औषधीय शक्ति को तेजी से अलग कर देता है, उसे अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। उसकी मानसिक शक्ति के सटीक नियंत्रण में ज्वालाएं धीरे धीरे जलती हैं। जल्द ही घोल के प्रत्येक टुकड़े में रेत के कणों जितने छोटे क्रिस्टल बनने लगे जो ऊपर नीचे तैर रहे थे। सिजल सिजल सिजल, घोल वाष्पित हो गया और बारूद की तेज गंध फैल गई। लाल क्रिस्टल, छोटे छोटे लाल क्रिस्टल एक एक करके कण कण करके विलन में तैरने लगे और धीरे धीरे ठोस होने लगे। वीर ने इससे पहले कभी भी एक साथ इतने सारे काम करने की कोशिश नहीं की थी। उसे बस यह आभास हुआ कि वह ये कर सकता है, इसलिए उसने ये कर दिखाया। और वास्तव में वह ऐसा कर सकता था। हालांकि इतने सटीक कार्यों के लिए लंबे समय तक मानसिक शक्ति बनाए रखना उनकी मानसिक शक्ति पर अत्यधिक दबाव डालता था। इसे कर पाने का मतलब यह नहीं था कि यह परिश्रम रहित था। वीर ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, अपने मन को शांत किया, लगातार कीमियागरी की मुद्राएं बनाई और घोल को वाष्पीकृत करने के लिए आग को नियंत्रित किया। उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह घोल पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गया था और हवा में तैरती हुई केवल एक झिलमिलाती लाल रेत ही बची थी। अपने दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर वीर ने उसे एकत्रित किया। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के बाद पूरा 100 मिलीलीटर घोल लाल रेत के एक छोटे से डिब्बे में बदल गया था। वह बाहर निकला। निर्वात में सुरक्षित रखी गई सफलतापूर्वक परिष्कृत क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन ने तुरंत सभी फार्मासिस्टों का ध्यान आकर्षित किया। ये वाकई सफल रहा। सॉलिड जीन पोषण, ये कैसे बनाया गया? इन औषधीय क्रिस्टलों में अत्यधिक ऊर्जा समाहित है, ये विस्फोटक है। ... फार्मासिस्ट उन बच्चों की तरह थे जिन्हें उनका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। वे बार बार उसकी जांच कर रहे थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। वे जानते थे कि जब यह नुस्खा पहली बार प्रस्तुत किया गया था तब उनमें से एक को भी विश्वास नहीं था कि इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं था, जीन से इसका कोई लेना देना नहीं था। और अब सच्चाई उनकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से घटित हो रही थी। नुस्खा कारगर साबित हुआ। अवैज्ञानिक ही वैज्ञानिक बन गया था। क्या औषधि शोधन तकनीक को इस तरह से परिष्कृत किया जा सकता है? ठोस औषधि शोधन, वीर ने ये कैसे किया? उन फार्मासिस्टों में से कई ऐसे भी थे जिनमें माइंड टाइप जीन जागृत हो चुके थे।
अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके वे स्पष्ट रूप से यह समझ सकते थे कि क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन क्रिस्टल में निहित तीव्र औषधीय शक्ति को एक अविश्वसनीय रूप से कुशल संरचना के माध्यम से ठोस अवस्था में संघनित किया गया था, जिसमें सारी औषधीय शक्ति एक साथ केंद्रित थी। उनके होंठ हिले, लेकिन वे अब बोल नहीं सकते थे और वीर की ओर उनकी निगाहें बदल गई थीं। वीर की साधना न केवल उत्कृष्ट थी, बल्कि क्या उन्होंने एक महान गुरु के रूप में एक नए औषधि शोधन विद्यालय की स्थापना भी की थी। उसके पास अभी भी कितने ऐसे कर्तव्य बाकी थे जो उसने अभी तक नहीं दिखाए थे। भीड़ की विस्मयकारी और प्रशंसा भरी निगाहों में नहाते हुए वीर ने बस हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अब आपको यकीन हो गया होगा कि लाल सर्प अग्नि औषधि को सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है ना? इससे हमारे पास जीवित रहने और भूत जाति के पीछा से बचने का मौका है। अब चलिए इसे और तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया। फार्मासिस्टों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था और वे एकमत होकर शोधन प्रक्रिया में सहयोग करने लगे। सभी ने अपना अपना कर्तव्य निभाया, मानो कोई असेंबली लाइन उत्पादन प्रक्रिया चल रही हो। लाल औषधि की बोतलों को परिष्कृत किया गया, फिर तुरंत वीर के हाथों में सौंप दिया गया, जहां उन्हें तेजी से औषधीय क्रिस्टल में परिवर्तित कर दिया गया। प्रारंभिक अनभिज्ञता से लेकर बाद में व्यवस्थित निष्पादन तक दक्षता में लगातार सुधार हो रहा था। उसके हाथों में दानेदार क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन क्रिस्टल की एक के बाद एक बोतलें प्रकट होने लगी। वीर की आंखों में महत्वाकांक्षा नाम की एक लौ टिमटिमा उठी। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा है। वह पागलपन भरी योजना आखिरकार सच हो गई, जिससे अनगिनत लोग विस्थापित हुए। वीर ने कई फार्मासिस्टों के सहयोग से अपनी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक विश्राम को छोड़कर बिना रुके लगातार दवाओं को परिष्कृत किया। ये क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन उनके सफल पलायन के लिए महत्वपूर्ण थी और किसी ने भी इसमें जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। 3 दिन बाद दोपहर तक दवा बनाने की प्रक्रिया अचानक रुक गई। क्या हमारे पास दवा शोधन सामग्री खत्म हो गई है? एक उन्नत फार्मासिस्ट से यह रिपोर्ट सुनकर वीर अवाक रह गया। उसे पता ही नहीं था कि जीन पोषण के गोदाम में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का ढेर लग चुका था, मानो एक छोटा पहाड़ बन गया हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कितनी मात्रा में इसे परिष्कृत कर लिया था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त से बहुत दूर था। भूतों की विशाल सेना से निपटने के लिए क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की कितनी भी मात्रा कम नहीं थी। हर एक कदम से उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती थी, लेकिन अगर सामग्री उपलब्ध ही ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? वीर ने माथे पर शिकन लंघ दी। कैप्टन, मेरे पास एक विचार है। हम नए छात्रों में से कई ऐसे हैं जिनके पास स्थानिक उपकरण हैं और कुछ औषधि शोधन सामग्री भी है। क्यों न हम सभी से सामग्री एकत्र करें? उन्नत फार्मासिस्ट ने सुझाव दिया। ये बात समझ में आती है। ये सुनकर वीर ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत लाइट ब्रेन को सबको संदेश भेजने का आदेश दिया। सहपाठियों, औषधि निर्माण सामग्री समाप्त हो गई है। अब हम सभी से सामग्री एकत्र कर रहे हैं ताकि भूत जाति से निपटने के लिए क्रिम्सन सरपेंट फायर औषधि का निर्माण कर सकें। ये जीन औषधि हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन छात्रों के पास निम्नलिखित सामग्रियां हैं, उनसे अनुरोध है कि वे स्वेच्छा से उन्हें जमा करें। सामग्रियां हैं स्कारलेट फायर क्रिस्टल, स्टार सैंड, ब्लैक क्रिस्टल और। यह विधि तुरंत प्रभावी साबित हुई। उन नए छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए सहज रूप से अपनी सामग्री जमा कर दी। वीर ने यह दृश्य देखकर मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि अंतरतारकीय मनुष्यों के बीच कई आंतरिक संघर्ष थे, लेकिन जब उन्हें किसी बाहरी दुश्मन का सामना करना पड़ता था तो वे एकजुट होकर उसका प्रतिरोध कर सकते थे। अंतरतारकीय मनुष्यों के जीवित रहने का यह मूलभूत कारण और तरीका भी था। भले ही ब्रह्मांड में उनका तकनीकी स्तर मध्यम से निम्न था, फिर भी वे अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम थे। जब सब एकजुट थे तभी उम्मीद की किरण जगी। अंततः ब्रह्मांड में 10 दिनों तक भटकने के बाद एकत्रित की जा सकने वाली सभी सामग्रियों को परिष्कृत करके क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे गोदाम पूरी तरह से भर गया। वीर ने लाइट ब्रेन के माध्यम से युद्धपोत के अंदर प्रसारण शुरू किया। विद्यार्थियों, बाह्यग्रहीय क्षेत्र में कुछ भी नहीं है और हमारी ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही है और उसकी भरपाई नहीं हो रही है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मेरे पास अब एक अजीबोगरीब योजना है, लेकिन यही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है। सफलता या असफलता इसी एक कदम पर निर्भर करती है। उनकी आवाज गूंजी और शक्तिशाली थी, जो युद्धपोत के केबिन में काफी देर तक गूंजती रही।
वे चाहे जो भी कर रहे हों, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के सभी नए छात्र ऊपर देखते और ध्यान से सुनते थे। 383 वर्महोल घात। वर्महोल के अंदर स्पेस टाइम मुड़ गया और अनगिनत तारे प्रेतों की तरह एक एक करके उल्कापिंडों की तरह तेजी से गुजर गए। इसके भीतर एक अंतरिक्ष यान तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसके भीतर बिताया गया हर पल एक विशाल अंतरतारकीय दूरी तय करने के बराबर था, जो सीधे ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते गए, केबिन में मौजूद हर नए छात्र का तनाव बढ़ता गया। वे एक जगह इकट्ठा हो गए, उनके चेहरे बेहद चिंतित थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह योजना बहुत ही अटपटी है, क्या इसे सचमुच हासिल किया जा सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास ही कर सकते हैं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। डॉट 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 चिंता से भरी कई आवाजें भीड़ में गूंज उठीं। वीर सबसे आगे खड़ा होकर बोला, चिंता मत करो, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है, बाकी सब भाग्य पर निर्भर है। भले ही अंत में हम असफल हो जाएं, हम हताशा में मृत्यु का इंतजार नहीं कर सकते। उनकी आवाज स्थिर और शक्तिशाली थी, मानो एक शांत लंगर हो जो सभी के चिंतित दिलों को सुकून दे रही हो। हाँ, वे ऐसी विकट स्थिति में पहुंच गए थे, अब उनके पास पाने या खोने के लिए क्या बचा था? अपनी जान के अलावा उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और वे जीवन को खोना बिल्कुल नहीं चाहते थे। हालांकि कैप्टन वीर द्वारा बताई गई वह अजीबोगरीब योजना सोचने में ही भयावह, बेहद खतरनाक और बहुत साहसी थी, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि बार बार विचार करने के बाद ये फिलहाल सबसे व्यावहारिक तरीका था। चलो शुरू करते हैं। खतरे के साथ अक्सर अपार रोमांच भी आता है, जैसे किसी तंग रस्सी पर नृत्य करना। उस योजना में वर्णित दृश्यों के बारे में सोचते ही उनके शरीर उत्साह से हल्के से कांपने लगे। चुनौती और पुरस्कार दोनों साथ साथ मौजूद थे। यदि वे असफल हो जाते तो स्वाभाविक रूप से यह एक असमय मृत्यु और पुनर्जन्म होता, इसके अलावा कहने को कुछ नहीं था। लेकिन अगर वे सफल हो गए तो यह अविश्वसनीय होगा। वे ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी और यहां तक कि इंटरस्टेलर ह्यूमंस के हीरो बन जाएंगे। दंत कथाएं डॉट 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 अंतरिक्ष यान वर्महोल से तेजी से गुजरा और सभी लोग हाई अलर्ट पर थे। वीर की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि यह योजना पागलपन भरी और खतरनाक थी, फिर भी वह हमेशा तैयार रहता था। बड़ी ऊर्जा प्रतिक्रियाओं का पता चला है, कृपया सावधान रहें। कृपया सावधान रहें। वर्महोल में एक असामान्य घटना घटित हुई है और एक प्रेतवादित वेल प्रकट हुई है। अचानक अंतरिक्ष यान के अन्वेषण तंत्र ने कुछ पता लगाया और लाइट ब्रेन ने लगातार चेतावनी ध्वनियां जारी की, साथ ही चकाचौंध भरी लाल बत्तियां चमकने लगीं। सभी लोग अचानक अपनी चुप्पी तोड़कर चौंक गए और अंतरिक्ष यान के बाहर देखने के लिए केबिन की खिड़की की ओर चले गए। उन्होंने अपने पीछे वर्महोल में एक विशाल विभाजन देखा और उसमें से एक अविश्वसनीय रूप से विशालकाय शरीर निकला, जिसका आकार एक विशाल वेल की तरह गोल था और वह एक खामोश दहाड़ निकाल रहा था। तीव्र विद्युत चुंबकीय तरंगों ने उन्हें प्रभावित किया। पूरा अंतरिक्ष यान बुरी तरह हिल गया, उसकी आंतरिक ऊर्जा नियंत्रण प्रणाली बाधित हो गई और रोशनी लगातार टिमटिमाती रही, कभी तेज तो कभी धीमी। बूम! विशालकाय शरीर तैरता हुआ आगे बढ़ा और वर्महोल को मोड़ दिया। अंतरिक्ष यान को देखते ही स्पेक्टर वेल ने उसे अपना पक्का शिकार समझ लिया और उस पर जोरदार हमला कर दिया। वीर में घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखा, ऐसा लग रहा था मानो वह काफी समय से इंतजार कर रहा हो। और करीब और करीब और भी करीब। उसकी निगाहें स्पेक्टर वेल की गतिविधियों पर टिकी हुई थीं और जब उसने उसे पर्याप्त दूरी पर आते देखा तो उसने तुरंत एक निर्णायक आदेश दिया। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन आग। पफ पफ पफ। अंतरिक्ष यान का पिछला केबिन खुला और 100 से अधिक धातु के गोले दागे गए, जिन्होंने एक दूसरे को महसूस करते हुए एक बड़ा जाल बनाया जो स्पेक्टर वेल के सिर के ऊपर उतर आया, ठीक उसी समय जब वे उसके ठीक ऊपर पहुंच रहे थे। गोले फट गए, जिससे लाल क्रिस्टलीय बजरी से बना एक घना लाल बादल जैसा पदार्थ निकला, जिसने पूरे वर्महोल क्षेत्र को भर दिया, जो देखने में हानिरहित लग रहा था। स्पेक्ट्रा वेल बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उससे टकरा गई। अगले ही क्षण वे लाल क्रिस्टलीय पदार्थ उसके शरीर पर गिरे और तुरंत ही उसके पूरे शरीर में आग लग गई, जैसे पेट्रोल चिंगारी से मिलता है। स्पेक्टर वेल का शरीर शुद्ध ऊर्जा का रूप था, जिसमें अपार मात्रा में ऊर्जा समाहित थी। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन द्वारा उत्प्रेरित होकर इसके पूरे शरीर की ऊर्जा में एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो एक महामारी की तरह इसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गई, इसके पूरे रूप को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया, इसकी भौतिक संरचना को तेजी से नष्ट कर दिया और इसकी आत्मा को पीड़ा पहुंचाए।
स्पेक्टर वेल ने अपना विशाल मुंह खोला और लगातार दहाड़ें मारी, जिससे वर्महोल का मार्ग हिल गया, अस्थिर हो गया और मुड़ गया। ऊर्जा में उतार चढ़ाव फैलने लगे, जिससे अंतरिक्ष यान में भीषण कंपन होने लगी। एनर्जी शील्ड खोलो। वीर ने घटती हुई ऊर्जा की परवाह न करते हुए अंतरिक्ष यान को प्रभाव का सामना करने के लिए अपनी एनर्जी शील्ड तैनात करने का आदेश दिया। अन्यथा यदि स्पेक्टर वेल को नहीं मारा जाता तो अंतरिक्ष यान सबसे पहले ढह जाता। ये सही है। वीर की योजना भूतों पर क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के प्रभाव का उपयोग करके स्पेक्टर वेल पर घात लगाकर हमला करना और उसे एक ही झटके में मार डालना था। वर्महोल एक संकरा मार्ग था जिससे बचना असंभव था। यदि वे सफल हो जाते हैं तो वे एक ही बार में घोस्ट के पीछा करने से बच सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड में भटकने से बच सकते हैं और 3 घंटे के भीतर सीधे ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी लौट सकते हैं। तब तक भले ही भूत जाति कितनी भी क्रूर क्यों न हो, वे उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऊर्जा कवच लगातार लहरों की तरह हिलता रहता था, जिससे प्रभाव को हमेशा दूर रखा जा सके। वीर की निगाहें स्पेक्टर वेल पर टिकी हुई थीं और बाकी सभी की निगाहें भी। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लाल लपटों ने पहले ही पूरी स्पेक्टर वेल को अपनी चपेट में ले लिया था और उसका शरीर पीड़ा से तड़प रहा था। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। वीर को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने तीखे स्वर में आदेश दिया। अंतरिक्ष यान तुरंत सक्रिय हो गया, आग उगलने लगा और सीधे आगे बढ़ गया। लपटों में घिरी स्पेक्ट्रल वेल की आंखों में अविश्वसनीय रूप से हिंसक भाव दिखाई दे रहे थे। वह अपने हमले की गति को तेज कर रही थी, मानो इस घृणित मानव अंतरिक्ष यान के साथ ही नष्ट हो जाना चाहती हो। अंतरिक्ष यान ने अपनी अधिकतम गति तक रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्पेक्टर वेल ने उसे पकड़ लिया और ऐसा लग रहा था कि वह उससे टकराने ही वाला है। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की दूसरी लहर को फायर करो। टकराना। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन से भरे 100 और गोले दागे गए, जिससे स्पेक्टर वेल को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन उसका शरीर बहुत विशाल था, वह अभी मरा नहीं था, उसकी जीवन शक्ति बहुत प्रबल थी और वह आगे बढ़ गया। अंतरिक्ष यान और स्पेक्टर वेल ने वर्महोल में एक दूसरे का पीछा करना शुरू कर दिया। वीर ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को नियंत्रित किया ताकि समय निकल सके। जितना अधिक समय वे टालते रहेंगे, स्पेक्टर वेल को उतना ही अधिक नुकसान होगा और अंततः वह घसीटकर मौत के मुंह में चली जाएगी। और घटनाएं बिल्कुल वैसे ही घटित हुई जैसा उसने अनुमान लगाया था। लगातार 2 जोरदार प्रहार झेलने के बाद स्पेक्टर वेल की ताकत काफी कम हो गई और वह अब अंतरिक्ष यान की गति के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थी। लोहा जब गर्म हो तब चोट करो। वीर ने तुरंत आदेश दिया। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की तीसरी लहर आग। गोले की एक और बौछार ने स्पेक्टर वेल को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया और अनंत मात्रा में ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने अंतरिक्ष यान के पीछे स्थित वर्महोल सुरंग को भी चकनाचूर कर दिया। अंतरिक्ष यान बुरी तरह हिल गया, लेकिन अंदर मौजूद लोग सच्ची खुशी से अभिभूत होकर उन्माद में जयकारे लगाने लगे। ठीक है, हम सफल हुए। आखिरकार हम बच गए। अब हम ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी वापस जा सकते हैं। भीड़ के बीच वीर ने भी एक समझदारी भरी मुस्कान दिखाई। क्या वे अंततः सफल हुए? ये वाकई आसान नहीं था। चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। पीछे से अति उच्च ऊर्जा का पता चला है, विशालकाय भूतिया जीव होने का संदेह है। तेज अलार्म और लाल बत्ती ने अंतरिक्ष यान के अंदरूनी हिस्से को भयावह लाल रंग से रंग दिया। अचानक सबकी आवाजें बंद हो गईं। उन्होंने वर्महोल के अंदर की हिंसक ऊर्जा को चुपचाप गायब होते देखा। उनके पीछे एक विशालकाय घोस्ट ब्लैक होल प्रकट हुआ, जो अविश्वसनीय रूप से गहरा था, एक अथाह गड्ढे की तरह जो सारी ऊर्जा को पूरी तरह से निगल जाता था, यहां तक कि धीरे धीरे वर्महोल को भी नष्ट कर देता था। ये भूतिया ब्लैक होल है। इसी की वजह से प्रशिक्षक की मौत हुई। हमारा तो काम तमाम हो गया। हम बच नहीं सकते। ... भूतिया ब्लैक होल भयानक और डरावना था, धीरे धीरे पास आ रहा था, देखने में धीमा लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज। अंतरिक्ष यान एक विशालकाय कुंड पौराणिक मछली के मुंह के नीचे फंसी एक छोटी मछली की तरह था, जो लाख कोशिश करने पर भी बच निकलने में असमर्थ था। उसके दिल की गहराई से निकली एक भयंकर गर्जना गूंजी, जो अनिच्छा, पागलपन और उन्माद से भरी थी। आग, मेरे लिए आग, आग... अध्याय 384 आग। एक तीखी दहाड़, उन्माद और क्रूरता से भरी हुई, उसका चेहरा क्रूर और विकृत था। आग। बिजली की गड़गड़ाहट जैसी एक बेहद भयानक दहाड़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। इसके जवाब में अंतरिक्ष यान हिल गया, जिससे उसके डिब्बों के बाहर सैकड़ों तोपों की नालें दिखाई दी, जो धीरे धीरे पास आ रही काली छाया की ओर इशारा कर रही थीं।
भूतिया ब्लैक होल धीमी गति से लेकिन तीव्र गति से निकट आ रहा था। उसका ब्लैक होल जैसा शरीर लगातार सब कुछ निगल रहा था, यहां तक कि वर्महोल भी लगातार ढह रहा था, जिससे घुटन भरी निराशा का माहौल बन रहा था। चुपचाप आगे बढ़ना। ब्लैक होल के सामने अंतरिक्ष यान एक विशाल व्हेल के मुंह में फंसी छोटी मछली की तरह था। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, निगले जाने के भाग्य से बच नहीं सकता था। अंतरिक्ष यान में सवार सभी लोगों की पुतलियां फैल गईं, उनके चेहरे निराशा से भर गए। ऐसे भयानक राक्षस के सामने प्रशिक्षक जैसे ग्रैंड मास्टर भी एक ही झटके में निगल गए, प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ। अंतरतारकीय साधकों के इस समूह की तो बात ही छोड़िए, जो कि ज्यादा से ज्यादा महान साधक ही थे। उनका तो विनाश निश्चित था। सभी के दिल गहरे अंधकार में डूब गए, मानो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हो। फिर भी वो भयंकर गर्जना एक शांत दुनिया में पहली गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने सब कुछ जगा दिया। या तो खामोशी से विस्फोट करो या खामोशी से मर जाओ। वीर दहाड़ा। बूम बूम बूम। अंतरिक्ष यान के दोनों ओर लगी तोपों ने एक साथ गोले दागे, जिससे मूसलाधार तूफान की तरह चमकदार चिंगारियां निकली। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन, जो बारिश की तरह घनी थी, ने लाल धुंध के विशाल क्षेत्र का निर्माण किया, जिसने वर्महोल स्पेस को भर दिया। लेकिन घोस्ट ब्लैक होल अविचलित रहा। उसने केवल एक गहरी सांस ली और छोड़ी, और लाल धुंध पल भर में उसके पेट में समा गई। ब्लैक होल के केंद्र से लाल रोशनी की एक तेज चमक निकली, मानो कोई विस्फोटक फट गया हो, लेकिन इसे तुरंत दबा दिया गया और आगे कोई हलचल नहीं हुई। कोई फायदा नहीं, हम भाग नहीं सकते। भूतिया ब्लैक होल ने प्रशिक्षक को भी निगल लिया। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका हम सामना कर सकें। क्या हमारी साधना का मार्ग यही समाप्त हो जाएगा? सबके चेहरे पीले पड़ गए थे, सब चुप और भावहीन थे, लकड़ी की तरह सुन्न। मृत हृदय से बड़ा कोई दुख नहीं होता। घोस्ट ब्लैक होल के प्रकट होने से वे पूरी तरह से हार मान गए, लड़ने में असमर्थ हो गए। लेकिन वीर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। चाहे कितनी भी खतरनाक स्थिति क्यों न हो, वह हार नहीं मानेगा। अगर उसकी मौत भी हो जाए तो भी वह दुश्मन के शरीर से मांस का एक टुकड़ा नोचकर खा लेगा। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन, इसे पूरी तरह से जला दो। वीर ने आदेश दिया और अंतरिक्ष यान तदनुसार सक्रिय हो गया। कुल 1300 गोले दागे गए, जिससे एक अंतहीन विशाल लाल धुंध का निर्माण हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। घोस्ट ब्लैक होल इसे एक ही बार में पूरी तरह से निगल नहीं सका। उसका शरीर दागदार हो गया और तुरंत जलने लगा, जिससे लपटें निकलने लगीं। इसने काम किया। सबकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उम्मीद की यह आखिरी किरण भी पल भर में बुझ गई। घोस्ट ब्लैक होल ने अचानक अपना विशाल काला मुंह खोला और बेरहमी से निगलना शुरू कर दिया, यहां तक कि वर्महोल को भी चबाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लाल लपटें भी गायब हो गईं। आशा का टूट जाना स्वयं निराशा से भी अधिक निराशाजनक होता है। समूह में गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने अपने सारे साधन समाप्त कर दिए थे। इस बार सचमुच कोई उम्मीद नहीं बची थी। वीर की सोच अलग थी। अभी तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसकी गर्दन फूल गई, नसें उभर आईं और वह दहाड़ा, अकालीन तोप फायर। बूम। अंतरिक्ष यान के शीर्ष से एक मोटी स्तंभ जैसी मुख्य तोप निकली हुई थी। बाकी लोग अब भी स्तब्ध दिख रहे थे। अगर एक साथ दागे गए हजारों गोले भी कोई असर नहीं कर सकते, तो एक तोप क्या कर पाएगी? चाहे वे कितना भी प्रतिरोध करें, मृत्यु अपरिहार्य थी। सब कुछ महज एक भ्रम था। बूम। एक गोलाकार धातु का गोला विस्फोट से बाहर निकला। मानो चुपचाप वह अचानक कई लाल बिंदुओं में बिखर गया, फिर बिना किसी हलचल के पूरी तरह से ब्लैक होल में समा गया। सबके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। लेकिन अगले ही पल गर्जन। भूतिया ब्लैक होल अचानक दहाड़ा और उसने अपना मुंह खोल दिया। उसके मुख गुहा में बैंगनी लाल लपटें जल रही थीं, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। ये ज्वालाएं अभूतपूर्व रूप से भयंकर थीं। क्या ये सचमुच काम कर गया? नए छात्रों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वीर की निगाहें झुकी हुई थीं। भूत जाति पर घात लगाकर हमला करना आम लोगों का काम नहीं था। नए छात्रों के समूह की तो बात ही छोड़िए। वह और अधिक तैयारी क्यों नहीं कर सका? अधिकांश सामग्रियों को सरलीकृत क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन में परिष्कृत करने के अलावा उन्होंने गुप्त रूप से 100 से अधिक अकालियन डंशा को भी परिष्कृत किया था, जो उनके असली तुरुप के पत्ते थे। यह एहतियात के तौर पर किया गया था ताकि अगर क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन भूत राक्षसों के खिलाफ अप्रभावी हो जाए तो उससे बचाव किया जा सके। यांत्रिक विनिर्माण तकनीक का उपयोग करते हुए और लाइट ब्रेन के सहयोग से उसने 3 धातु के गोले बनाए जो अकालियन डांशा को भूत के शरीर में विस्फोटित कर प्रभाव उत्पन्न कर सकते थे।
उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे इसे स्पेक्टर वेल पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसके बजाय ये घोस्ट ब्लैक होल पर काम कर गया। एक प्रयास सफल रहा। सबकी आंखों में उम्मीद की एक झलक भी दिखाई दी। वीर का रुख एकदम स्पष्ट था। वह अचानक दहाड़ते हुए बोला, लाइट ब्रेन, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। हालांकि यह हड़ताल कारगर रही। घोस्ट ब्लैक होल का शरीर अविश्वसनीय रूप से विशाल था और यह क्षति उसके लिए घातक नहीं थी। यदि अब नहीं तो कब? अंतरिक्ष यान की पूंछ से लपटें निकल रही थीं, जिससे वह पूरी गति से आगे बढ़ रहा था और ब्लैक होल से दूरी तेजी से बढ़ रही थी। कई बार हमले झेलने के बाद घोस्ट ब्लैक होल पहली बार घायल हुआ और पूरी तरह से क्रोधित प्रतीत हुआ। उसका विशाल शरीर लगातार फैलता और सिकुड़ता रहा और एक बड़ा काला मुंह खुल गया, जिससे कणों का एक उग्र तूफान निकल रहा था। उसमें फंसा हुआ अंतरिक्ष यान तूफान में फंसे एक छोटे पक्षी की तरह था, जो लगातार इधर उधर डगमगा रहा था और नष्ट होने के खतरे में था। बूम! शून्य क्षेत्र में एक और धातु का गोला विस्फोटित हुआ और इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक बार फिर भूत ब्लैक होल के मुंह में जा गिरा। ब्लैक होल के मुंह में उठती लपटों को मानो ईंधन मिल गया, जिससे वे तुरंत और अधिक भड़क उठी और एक और भी तीव्र ज्वाला का रूप ले लिया जो चारों ओर फैल गई। घोस्ट ब्लैक होल का शरीर एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह तेजी से सिकुड़ गया। अंतरिक्ष यान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक बार फिर अपनी दूरी बढ़ा ली। हालांकि घोस्ट ब्लैक होल का शरीर देखने में ब्लैक होल जैसा था और उसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी, फिर भी वह मूल रूप से एक जीवित प्राणी था। भीषण गर्मी में वह असहनीय दर्द से कराह उठा और उसके शरीर पर काले छाले पड़ गए। जैसे ही वे छाले फूटे, वे भूत राक्षसों में बदल गए। पलक झपकते ही उनकी संख्या हजारों हजारों में बढ़ गई। वे ज्वार की तरह उमड़ पड़े, वर्महोल को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और अंतरिक्ष यान की ओर तेजी से बढ़ने लगे। नए छात्रों को अभी भी अचंभित खड़ा देखकर वीर दहाड़ा, यहाँ क्यों खड़े हो? बुर्जों को नियंत्रित करो, इच्छानुसार गोली चलाओ, इन शापित भूत राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दो। तभी अचानक सब लोग सपने से जाग उठे और झटपट हरकत में आ गए। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन अब जीवित रहने की थोड़ी सी उम्मीद देखकर उनके पास जान की बाजी लगाकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये लोग अभिजात वर्ग के भी अभिजात वर्ग थे, जिन्होंने लंबे समय तक सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने तेजी से अंतरिक्ष यान के कई बुर्जों पर नियंत्रण कर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। ऊर्जा के गोले बरसने लगे, जिससे पास आ रहे भूतिया जीव टुकड़े टुकड़े हो गए। एक पीछा करने के खेल में मनुष्यों और भूतों के बीच एक अंतरतारकीय पीछा करने की लड़ाई शुरू हो गई। वीर कॉकपिट में बैठा था, उसकी निगाहें अपने सामने मौजूद विशालकाय घोस्ट ब्लैक होल पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे भूत जाति लगातार विभाजित होती गई, उसने देखा कि ब्लैक होल का आकार भी लगातार सिकुड़ता जा रहा था। हालांकि वह भीषण घाव उसके साथ सिकुड़ नहीं गया, स्पष्ट रूप से वह अब उस चोट को दबा नहीं सकता था। वे वर्महोल में ज्यादा देर तक फंसे नहीं रह सकते थे। गतिरोध का हर क्षण ऊर्जा की भारी खपत का कारण बनता था। अगर वे इसे लंबा खींचते रहे तो भले ही घोस्ट ब्लैक होल सक्रिय न हो, ऊर्जा की कमी के कारण वे वर्महोल में खो जाएंगे। घोस्ट ब्लैक होल ने आग की लपटों को बुझाने के लिए अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल किया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वीर इसे ठीक होने का मौका कैसे दे सकता था। उन्होंने स्वयं तोप की कमान संभाली, उसे संचालित किया और अकालियन डांशा से बना अंतिम गोला दागा। वह गोला शून्य क्षेत्र में एक सुंदर चाप बनाते हुए सटीक रूप से ब्लैक होल के घाव में जा लगा, उसके शरीर में और गहराई तक प्रवेश कर गया और एक जोरदार गर्जना के साथ फट गया। बूम! ब्लैक होल के अंदर लाल लपटें उठ खड़ी हुईं, जो तेजी से फैलकर एक विशाल आग का रूप ले लिया और पूरे ब्लैक होल को अपनी चपेट में ले लिया। एक अत्यंत क्रोधित दहाड़, घोस्ट ब्लैक होल एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। अनंत ऊर्जा लपटों के साथ मिलकर वर्महोल को पूरी तरह से निगल गई और नष्ट कर दिया। वे भूतिया राक्षस तूफान में पल भर में धूल में मिल गए। एक जर्जर अंतरिक्ष यान चुपचाप दूर जाकर गायब हो गया। अध्याय 385 अद्वितीय सैन्य उपलब्धियां। एक अंधेरे और गहरे वर्महोल में जर्जर ढांचे वाला एक अंतरिक्ष यान चुपचाप आगे बढ़ रहा था। चेतावनी, 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 ऊर्जा सूचकांक खतरनाक स्तर पर गिर गया है। 20%, 18%, 16%। अंतरिक्ष यान के लाइट ब्रेन ने एक तीखी चेतावनी जारी की। लाल बत्तियां लगातार चमक रही थीं। फिर भी केबिन में सन्नाटा छाया हुआ था। एक भीषण युद्ध के बाद जीवन से मृत्यु और फिर मृत्यु से जीवन में आए एक बड़े बदलाव का अनुभव करने के बाद सभी की शारीरिक और मानसिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और वे कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। अरे, क्या उस घोस्ट ब्लैक होल को सचमुच हमने ही मारा था?
हम तो बच गए, एक सुन्न और हैरान करने वाली आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। हाँ, हम बच गए, एक व्यक्ति खड़ा हुआ और दृढ़ता से बोला, उसकी आवाज मजबूत और दृढ़ थी, जिसमें अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वीर की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया, जैसे सूरज की रोशनी काले बादलों को चीरकर भीड़ के खामोश दिलों को पूरी तरह से रोशन कर देती है। हम बच गए, हम जीत गए, वाह, कप्तान की जय हो, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की जय हो, अंतरतारकीय मनुष्यों की जय हो। डॉट 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 सुन्न चेहरों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा, भाव प्रकट होने लगे और उनकी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त होने लगी। लंबे सन्नाटे के बाद एक अभूतपूर्व, अधिक जोशीला और तीव्र जयकारा गूंज उठा। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान उबलते पानी जैसा था, चारों ओर जयकारे गूंज रहे थे और वातावरण अभूतपूर्व रूप से गर्म हो गया था। निराशा से दबी हुई भावनाएं हजारों वर्षों से सुप्त ज्वालामुखी में दबे लावा की तरह फूट पड़ी, जो लंबे समय तक शांत नहीं हो पाईं। वीर यह सब मुस्कुराते हुए देखता रहा और उसने उन्हें रोका नहीं। भूत जाति के खिलाफ बहादुरी से लड़ने और जीवित बचने के बाद सभी के पास खुश और गौरवान्वित होने का पर्याप्त कारण था। वापस लौटने के लिए बेताब। यदि वे वर्महोल से पूरी गति से यात्रा करते तो ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी लौटने में 3 घंटे से अधिक समय नहीं लगता। लेकिन इस समय सबकी नजरों में ये सब बहुत लंबा लग रहा था। चेतावनी में लगातार गिरते ऊर्जा सूचकांक ने उन्हें अत्यधिक चिंतित कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो हर सेकंड के साथ कई साल बीत रहे हों। खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। अगर ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी लौटने से पहले ही ऊर्जा खत्म हो जाए तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ वे भी वर्महोल में उत्पन्न होने वाले स्पेस-टाइम तूफान से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते थे, वे केवल आगे बढ़ सकते थे। उम्मीद है कि किस्मत उनके साथ थी। सौभाग्यवश जब अंतरिक्ष यान की ऊर्जा घटकर 5% के महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गई, तो अंतरिक्ष यान अंततः वर्महोल से बाहर निकल आया, जिससे उनके सामने तारों द्वारा निर्मित एक भव्य विशाल दीवार का पता चला। वे वापस आ गए, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी। इससे पहले कि सभी लोग खुशी मना पाते, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की रक्षा प्रणाली ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक सूचना चेतावनी जारी कर दी। ये ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी है। कृपया जल्द से जल्द अपने मूल स्थान की जानकारी दें। यदि 3 मिनट के भीतर कोई जवाब नहीं मिला तो हम तुरंत गोलीबारी शुरू कर देंगे। हम ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के नए छात्र हैं। एक मिशन के दौरान भूत जाति ने हम पर हमला कर दिया। अभी अभी हम बचकर यहाँ वापस आए हैं, वीर ने तुरंत हुआगोशान के रास्ते दूसरी तरफ जवाब दिया। क्या? डॉट 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 इस घटना से विशाल ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी तुरंत चिंतित हो गई। जैसे ही अंतरिक्ष यान बंदरगाह पर उतरा, कुलीन जनरलों का एक समूह सैनिकों के एक समूह के साथ शक्तिशाली कदमों से आगे बढ़ा। क्या तुम कप्तान हो, वीर? जब उन्होंने वीर और बाकी लोगों को निराश देखा तो उनके चेहरे तुरंत उदासी से भर गए। अन्य सैनिक तो और भी ज्यादा हैरान थे। अगर वह जानकारी सच थी और वाकई में नौसिखियों का ये समूह घोस्ट रेस के पीछा करने से बच निकला, तो ये कैसे संभव हुआ? क्या प्रथम वर्ष के छात्र ऐसा कर सकते हैं? यहाँ तक कि सबसे अनुभवी ग्रेट वॉल योद्धा भी इस तरह का दावा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जल्दी से इन्हें ले जाओ ताकि इनकी मूल ऊर्जा पुनः प्राप्त हो सके। जीन पोषण असीमित है, सुनिश्चित करो कि ये अपनी सर्वोत्तम अवस्था में पुनः प्राप्त हो जाएं। सेनापति ने आदेश दिया। हाँ, सैनिक आगे बढ़े। रुको, वीर अचानक एक कदम आगे बढ़ा और बोला, जनरल, हम ठीक हैं, बस थोड़ी थकान हो गई है। कृपया ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के प्रवेश और निकास रिकॉर्ड की जांच करें। क्या डोंगहुआंग ताइचू और ऑगस्टस लौट आए हैं? जनरल ने तुरंत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की जांच की और गहरी आवाज में कहा, नहीं। जनरल, कृपया एक बचाव दल भेजिए। वीर ने गहरी आवाज में कहा, जब भूत हमारा पीछा कर रहे थे तो पूरी तरह से नष्ट होने से बचने के लिए हम 3 समूहों में बंट गए थे। केवल हम ही वापस लौटे हैं। उन दोनों के नेतृत्व वाली टीमें शायद अभी भी भूतों का पीछा कर रही हैं। क्या? ये सुनकर जनरल ने तुरंत निर्देश दिए। जल्द ही 2 स्टारशिप मदरशिप उस दिशा में रवाना हुई जहां से वीर आया था। तुम मेरे पीछे आओ। सेनापति ने वीर को ध्यान से देखा और सबको स्टेले किले के भीतर ले गया। 1 दर्जन से अधिक चौकियों को पार करने के बाद वे एक विशाल हॉल में पहुंचे। हॉल एक विशाल स्तंभ की तरह था जो आकाश में ऊंचा उठता हुआ प्रतीत होता था। हर मंजिल पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए आकृतियां झिलमिला रही थीं। असंख्य निगाहें उस पर आकर टिक गईं, मानो 10,000 तीर उसके दिल को भेदते हुए उसे पूरी तरह से भेदने का इरादा रखते हों।
दबाव बहुत अधिक था, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय इसे सहन नहीं कर पाता। हालांकि वीर ने गहरी सांस ली, अपनी सीट पर बैठ गया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और सीधे उनकी निगाहों में देखा। सैन्य अदालत में अपने पिछले अनुभव के कारण वह बहुत ज्यादा घबराया नहीं था। हालांकि बाकी लोग तेजी से सांस ले रहे थे, वहां मौजूद सभी लोगों की साधना उनसे कहीं अधिक उन्नत थी और उनकी जीवन शक्ति के दबाव ने उन्हें बेहद असहज कर दिया था। नवजात छात्र वीर, आखिर हुआ क्या? सबसे ऊपर एक हट्टा कट्टा मार्शल बैठा था, उसकी बाज जैसी निगाहें ऊपर से नीचे की ओर देख रही थीं, उसकी आवाज कर्कश और गंभीर थी। उसके चेहरे पर चाकू के 3 गहरे निशान थे, जो उसके माथे से नीचे की ओर जाते हुए उसकी खोपड़ी को पूरी तरह से चीर रहे थे, जिससे उसकी प्रभावशाली उपस्थिति और भी बढ़ गई थी। वह झेंग लोनकाई थे, जो अंतरतारकीय युद्ध मार्शल थे और ग्रेट वॉल लीजन के 10 मार्शलों में से एक थे। जैसे ही वह व्यक्ति प्रकट हुआ, सभी नए छात्र चौंक गए। ग्रेट वॉल लीजन में 10 मार्शल थे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग युद्ध जिम्मेदारियों की देखरेख करता था, जिनमें रक्षात्मक युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, जासूसी युद्ध आदि शामिल थे। प्रत्येक मार्शल के पास एक अद्वितीय बल था। यह अंतरतारकीय युद्ध मार्शल अंतरतारकीय लड़ाकू बलों का प्रभारी था, जो सबसे शक्तिशाली थे, रक्षा के बजाय आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करते थे और पराये तारामंडलों में लंबे समय तक रहकर विभिन्न जातियों का शिकार करते थे। वे ग्रेट वॉल लीजन की सबसे मजबूत सेना थे। प्रथम वर्ष के छात्र ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय का भविष्य थे और उनके लगातार हस्तक्षेप ने इस महान हस्ती को चिंतित कर दिया था। हमने भूतों के अड्डे पर हमला करने के लिए स्कूल की योजना का पालन किया। अप्रत्याशित रूप से हम एक घात में फंस गए और प्रशिक्षक को भूतों के एक काले गड्ढे ने निगल लिया। हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए अलग होकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वीर ने संक्षेप में घटना के कारण और परिणाम को समझाया। क्या एक भूतिया ब्लैक होल? ये तो राजा स्तर का भूत है। ये लोग इसकी पकड़ से कैसे बच निकले? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक छोटे से पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी। क्या आपको यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? मार्शल की आंखें चमक उठी, मानो वह वीर और अन्य नए छात्रों के सारे राज जानने की कोशिश कर रहा हो। यह तथ्य इतना अविश्वसनीय था कि उसे खुद भी इसकी दोबारा पुष्टि करनी पड़ी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वीर ने गहरी आवाज में कहा। अन्य नए छात्र हमारी बात की गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल सही, सचमुच एक भूतिया ब्लैक होल था। कहा जाता है कि एक मानव गद्दार ने हमारे ठिकाने की जानकारी लीक कर दी थी। हमने इसे अपनी आंखों से देखा, खुद इसका अनुभव किया। यह नकली नहीं हो सकता। अपनी निर्दोषता का हवाला देते हुए अन्य नववर्ष के छात्रों ने भी अपना बचाव करना शुरू कर दिया। वीर और भी अधिक तैयार था। मेरे पास प्रशिक्षक द्वारा अपनी मृत्यु से पहले भेजा गया एन्क्रिप्टेड संदेश और अंतरिक्ष यान द्वारा रिकॉर्ड किया गया इंप्रेशन है, जिसे मार्शल समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने डेटा के दोनों अंश भेज दिए। मार्शल ने उन्हें खोलने के लिए क्लिक किया और उनका चेहरा तुरंत अप्रत्याशित रूप से गंभीर और गुस्से से भर गया। एक भयंकर, जानलेवा आभा अनजाने में ही वातावरण में फैल गई, फिर भी यह एक विशाल पर्वत की तरह दबाव डाल रही थी। वहां मौजूद किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मार्शल स्पष्ट रूप से क्रोधित थे और किसी की भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। दमनकारी वातावरण घुटन भरा था। हिम्मत मत करो, भूत जाति, हम अंतरतारकीय मनुष्य तुमसे मौत तक लड़ेंगे। मार्शल अचानक दहाड़ा, मानो उसकी आंखों से आग निकल रही हो। उसकी आवाज से आकाश कांप उठा। दबाव के कारण सभी ने अपने सिर नीचे कर लिए, अपनी सांस रोक ली, यहां तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। काफी देर बाद मार्शल ने अपनी भावनाओं को शांत किया और वीर के प्रति उनकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान का भाव भर गया। वीर, तुम उत्कृष्ट हो। तुमने अकेले ही अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए घोस्ट के पीछा करने से बच निकले, ऐसा कारनामा किया जो अनगिनत वरिष्ठ अधिकारी करने में असफल रहे। इस बार तुमने एक ऐतिहासिक सैन्य उपलब्धि हासिल की है। अध्याय 386 उदार पुरस्कार। बहुत बढ़िया, आपने असाधारण सैन्य कौशल दिखाया है। भूत जाति के पीछा करने से बच निकलना और अपने प्रशिक्षक द्वारा सौंपी गई महत्वपूर्ण जानकारी को ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय तक पहुंचाना, यह अंतिम मिशन आपने उत्कृष्ट रूप से पूरा किया। इतने वर्षों में ऐसे उत्कृष्ट स्नातक देखने को नहीं मिले। स्टार मार्शल ने वीर और अन्य स्नातकों की ओर देखा, उनका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। उनके शब्दों ने निस्संदेह इस बात की पुष्टि कर दी कि वीर ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। वहां मौजूद असंख्य शिक्षक और छात्र हंगामा करने लगे। ये सचमुच सच है। फर्स्ट ईयर के छात्रों का एक समूह घोस्ट रेस के पीछा करने से बच निकला।
ये कैसे संभव है? ऐसा क्यों संभव नहीं है? खुद स्टार मार्शल ने इसे स्वीकार किया है, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि उन्होंने ये कैसे किया। संदेह और चर्चा की एक लहर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, कुछ और भी चौंकाने वाला होने वाला था। स्टार मार्शल ने वीर द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखा, उनकी आंखें अचानक तेज, तीखी और भेदक चमक उठीं। आपने उस अजीब लाल धुंध का इस्तेमाल करके एक के बाद एक स्पेक्ट्रल व्हेल और एक घोस्ट ब्लैक होल को मार डाला। आखिर वह चीज क्या थी? अचानक उनकी धीमी आवाज में तीव्र चिंता का भाव उभर आया। एक पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी। आसपास का माहौल स्वाभाविक रूप से हंगामे से भर गया। भाग निकलना एक बात है, इन नौसिखियों ने तो एक को मार भी डाला। प्रेत व्हेल और एक भूत ब्लैक होल को भी मार डाला। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। स्पेक्टर व्हेल एक विशालकाय भूत राक्षस है, जिसे मारने के लिए कम से कम ग्रैंडमास्टर स्तर की युद्ध शक्ति की आवश्यकता होती है। और घोस्ट ब्लैक होल एक राजा स्तर का भूत राक्षस है। ग्रेट ग्रैंडमास्टर स्तर की युद्ध शक्ति के बिना कोई इसकी रक्षा को भी भेद नहीं सकता। ये साधक अधिकतम ग्रेड साधक हैं, यानी 3 प्रमुख लोकों का अंतर। ये तो सचमुच एक चमत्कार है। ये तस्वीरें नकली तो नहीं हो सकती, है ना? जैसे जैसे वे भूत जाति के आतंक को समझने लगे, वैसे वैसे वीर और उसके समूह द्वारा किए गए कृत्य उन्हें और भी अविश्वसनीय लगने लगे, जिससे स्वाभाविक रूप से बहुत संदेह पैदा हुआ। स्टार मार्शल आगे कोई स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाए और अपनी उंगली से वीर के समूह की तस्वीरें हवा में प्रदर्शित करने का इशारा किया। सरसराहट सरसराहट सरसराहट। अनगिनत निगाहें तुरंत एक जगह टिक गईं। तस्वीर में एक चांदी के रंग का शटल के आकार का अंतरिक्ष यान एक वर्महोल से गुजर रहा था, जिसका पीछा एक अन्य वस्तु कर रही थी। स्पेक्ट्रा व्हेल कर रही थी। बैंग बैंग बैंग। पूरे वर्महोल में लाल धुआं भर गया, जिससे स्पेक्टर व्हेल प्रज्वलित हो गई। का विशाल शरीर बारूद की तरह प्रज्वलित हो गया और वर्महोल के भीतर ही आग के गोले में तब्दील होकर फट गया। सभी लोग सांस रोककर चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी, फिर भी यह अविश्वसनीय थी। वह लाल धुआं आखिर क्या था? बूम! जब भूत ब्लैक होल प्रकट हुआ, तो भीड़ में और भी ज्यादा हैरानी और अचरज देखने को मिली। उसके अविश्वसनीय रूप से विशाल शरीर ने सब कुछ निगल लिया। एक पूर्ण अंधकार छा गया। केवल उसे होलोग्राफिक छवि में देखने मात्र से ही अंतहीन निराशा और घुटन का अनुभव होता था, जो बेहद भयावह था। इसके बाद एक और कठिन वर्महोल खोज का सिलसिला शुरू हुआ। तोपों की गर्जना गूंजी और अनगिनत भूत राक्षसों को उड़ा ले गई, धूल में मिल गए। लेकिन अंतरिक्ष यान धीरे धीरे भूतिया ब्लैक होल के करीब आता गया और उसे घेर लिया। जिससे वह एक विकट स्थिति में फंस गया। इस समय स्क्रीन पर एक गुस्से भरी बल्कि उन्मादी दहाड़ सुनाई दी। आग! एक साधारण सी दिखने वाली धातु की तोप का गोला दागा गया, जिसने एक ही प्रहार में चमत्कारिक उपलब्धि हासिल कर ली। बैंगनी लाल लपटों ने घोस्ट ब्लैक होल के विशाल शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया और ये बैंगनी लाल लपटें लगातार जलती रहीं। धमाका धमाका। इसके तुरंत बाद 2 और तोप के गोले दागे गए, जो सटीक रूप से छेद को भेदते हुए ब्लैक होल के आंतरिक भाग के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए और उसके आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया। सभी के आश्चर्य के बीच घोस्ट ब्लैक होल वास्तव में अंदर से बाहर की ओर ढह गया, आग के गोले में बदल गया और एक जोरदार विस्फोट के साथ पूरे वर्महोल को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद छवि गायब हो गई। ये सब सच है। इन नौसिखियों ने सचमुच घोस्ट ब्लैक होल को नष्ट कर दिया। वह लाल धुआं क्या था? किस प्रकार के तोप के गोले में इतनी शक्ति होती है? वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें बेहद उत्सुक हो गईं। वह लाल धुआं भूत जाति के लिए अभिशाप था। अगर इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा सके, तो भूत जाति के खिलाफ लड़ाई में लंबे समय से चली आ रही गतिरोध को पलटा जा सकता है। ग्रेट वॉल लीजन के प्रमुख होने के नाते स्टार मार्शल स्वाभाविक रूप से इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने वीर की ओर ध्यान से देखा और धीमी आवाज में पूछा, वह चीज क्या है? लाल सर्प अग्नि औषधि। वीर ने शांत भाव से उत्तर दिया। इसका कार्य क्या है? स्टार मार्शल ने सीधे पूछा। उनके शब्दों में जल्दबाजी और संदेह झलक रहा था। वीर तुरंत चुप हो गया। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा थी, भला वो इसे इतनी आसानी से कैसे प्रकट कर सकते थे? यहां तक कि स्टार मार्शल भी उन्हें इतनी आसानी से अपने सिद्धांतों से विमुख नहीं कर सकते थे। उसकी लंबी चुप्पी देखकर स्टार मार्शल ने भौहें चढ़ा ली।
उसके मन की बात समझकर हल्के स्वर में कहा, चिंता मत करो, हमारा ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय किसी भी छात्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अगर तुम हमें क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बनाने की विधि बताओगे तो विश्वविद्यालय तुम्हें पर्याप्त मुआवजा देगा। ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक होने के नाते हमारे ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय को किसी भी छात्र के संसाधनों का शोषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने वीर के गार्ड को शांत करने के लिए ऐसा कहा। वीर ने सिर हिलाया। अगर ऐसा होता तो ये बुरा नहीं होता। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन भूत जाति के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार था। इसे केवल अपने पास रखना सरासर व्यर्थ होगा। केवल ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ही क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के मूल्य को अधिकतम कर सकती है, जिससे यह अंतरतारकीय मनुष्यों के लिए अधिक उपयोगी बन सके। यदि पर्याप्त मुआवजा मिलता तो मात्र औषधि शोधन तकनीक को छोड़ देना स्वीकार्य था। वीर ने उत्तर दिया, क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन एक ऊर्जा उत्प्रेरक है जो ऊर्जा को तीव्र गति से प्रतिक्रिया करने और उसकी मूल संरचना को नष्ट करने में सक्षम है। इस औषधि का अन्य भौतिक जीवन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन भूत जाति जैसे ऊर्जावान जीवन रूपों के लिए यह एक महामारी के समान है। भूतों की महामारी। स्टार मार्शल की आंखें और भी चमक उठीं। आपने इसे कैसे परिष्कृत किया? यह एक अवसर था जो मुझे अन्य पौराणिक खंडहरों से मिला। वीर ने स्पष्ट उत्तर दिया। क्या इस तकनीक का हस्तांतरण किया जा सकता है? इसके बाद स्टार मार्शल ने एक अहम सवाल पूछा। वीर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये तकनीक केवल मैं ही सीख सकता हूँ। यह मेरी अनूठी औषधि शोधन तकनीक है। अन्य औषधि शोधन तकनीकें इसे हासिल नहीं कर सकती। सचमुच नहीं। स्टार मार्शल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और पहाड़ जैसी दमनकारी आभा उन पर हावी हो गई। वीर ने न तो विनम्रता और न ही अहंकार दिखाते हुए डटकर इसका सामना किया और कहा, यह एक अनोखी गुप्त विधि है। जब तक मैं इसे दूसरों को सक्रिय रूप से नहीं सिखाता, तब तक सूत्र जानने के बाद भी दूसरे इसे हासिल नहीं कर सकते। हालांकि स्टार मार्शल का दबाव बहुत अधिक था। वीर ने अपनी यात्रा में हर तरह की परिस्थितियों का सामना किया था और वह विचलित रहा था। स्टार मार्शल ने गहन चिंतन किया, फिर अचानक निर्णय लेते हुए कहा, वीर, तुमने अपनी टीम को भूत जाति के पीछा करने से बचाकर उत्कृष्ट सैन्य उपलब्धि हासिल की है। मैं तुम्हें 50 मिलियन मेधावी सेवा और 10.1 मिलियन शैक्षणिक क्रेडिट प्रदान करता हूँ। शैतानी प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद तुम निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक हो। तुम्हारे साथियों को भी 1 मिलियन मेधावी सेवा और 1000 अंक मिलेंगे। स्टार मार्शल द्वारा दिए गए पुरस्कार बहुत उदार थे। अन्य सभी नए छात्रों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे रातों रात अमीर बनने की खुशी से भर गए थे। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने बिना किसी हैरानी के सिर हिलाया। वीर और उनके समूह के योगदान के लिए इतना बड़ा पुरस्कार मिलना पूरी तरह से उचित था। लेकिन स्टार मार्शल के अगले शब्दों ने पूरे स्थल को तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने पर मजबूर कर दिया। वीर, मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद प्रदान करने और तुम्हें ग्रेट वॉल आर्मी के रसद विभाग में औषधि शोधन विभाग का प्रभारी बनाने का निर्णय लिया है, विशेष रूप से इस क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन तकनीक पर शोध करने के लिए। अध्याय 387 नया लेफ्टिनेंट। क्या मार्शल ने तो उसे सीधे ही सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया। इस आदमी की तो लॉटरी लग गई। ये तो सीधे शिखर पर पहुंच गया। आपको पता है, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का स्नातक मूल्यांकन बेहद सख्त है। विश्वविद्यालय में कुछ समय बिताने के बाद केवल आधिकारिक रूप से स्नातक हुए छात्र ही द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेकेंड लेफ्टिनेंट का पद तो अस्थायी है। मार्शल शायद उसे सेना में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के लिए औषधि शोधन तकनीक सिखाने के लिए नियुक्त करना चाहता है। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सैन्य पद आसानी से नहीं दिए जाते। एक द्वितीय लेफ्टिनेंट ही होता है, भले ही वह केवल रसद विभाग का प्रबंधन करता हो। उनकी साधना कितनी भी उच्च क्यों न हो, जब तक उनका सैन्य पद उससे कम है, उन्हें सम्मानपूर्वक उससे सलाम करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक बार जब आप सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाते हैं तो ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में आपका व्यवहार और रुतबा पूरी तरह बदल जाता है। पिछले वर्षों में स्नातक होने से पहले सैन्य रैंक प्राप्त करने वालों में से कौन बाद में विश्वविद्यालय में एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बना। विस्मय बोध, ईर्ष्या, जलन, तरह तरह की आवाजें अंतहीन थीं। वीर अभी अभी भर्ती हुआ एक छात्र था, फिर भी मार्शल द्वारा उसे सीधे द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद प्रदान कर दिया गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों में तुरंत ईर्ष्या, जलन और घृणा उत्पन्न हो गई। लेकिन मार्शल अपना फैसला पहले ही ले चुका था और अब इसे बदलना असंभव था। सेकेंड लेफ्टिनेंट का सैन्य पद।
वीर ने मन ही मन सिर हिलाया, ये कुछ बेहतर लग रहा था। प्रत्येक जीन औषधि की क्रिस्टलीकरण तकनीक अलग अलग होती है, और दान शोधन तकनीक और शक्तिशाली मानसिक शक्ति के बिना संपूर्ण क्रिस्टलीकरण औषधि प्रक्रिया को समझना असंभव होगा। बिना किसी एक औषधि की क्रिस्टलीकरण तकनीक से भूतों को नुकसान पहुंचाने के अलावा इस क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का और कोई खास उपयोग नहीं था। यह एक अनोखी औषधि थी और वीर के पास इसका कोई खास उपयोग नहीं था। लेकिन अगर यह पुरस्कार ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी को दिया जाता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। यह एक बेहतरीन हथियार था। विश्वविद्यालय के संसाधन भंडार के साथ घोस्ट रेस को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करना पर्याप्त था। इसे विश्वविद्यालय या मानवता के प्रति एक छोटा सा योगदान माना जा सकता है। आखिरकार द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त करने के बाद उसने कुछ भी नहीं खोया था। धन्यवाद मार्शल, वीर ने सिर हिलाकर आभार व्यक्त किया। मार्शल भी मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि उसके ऐसा कहने का मतलब है कि वह पूरी तरह से सहमत है। हमारे पास खुफिया जानकारी है। अब आप वापस जा सकते हैं। अब हम उस गद्दार को पकड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि किसने यश के लिए अपने पूर्वजों को बेच दिया और हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मार्शल के बोलते ही उनकी मुस्कान में निर्मम और क्रूर इरादे झलक रहे थे। ये कल्पना करना संभव था कि यदि वह मानव गद्दार वास्तव में पकड़ा जाता तो उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। अंतर्तार्कीय योद्धाओं की सुरक्षा में वीर और अन्य लोग व्यवस्थित ढंग से निकल पड़े। तुरंत ही वीर के सामने एक चुस्त दुरुस्त पूर्ण सैन्य वर्दी और रैंक के प्रतीक चिन्ह रख दिए गए। ये देखकर अन्य नवागंतुकों के चेहरे के भाव बहुत जटिल थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनका ये साथी उनसे बहुत आगे निकल चुका था और एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया था जिसकी केवल प्रशंसा की जा सकती थी। बचपन से ही वे सभी अपने साथियों के बीच शीर्ष प्रतिभाशाली थे, अन्यथा वे कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं होते। लेकिन दुनिया की सबसे क्रूर बात यह है कि प्रतिभाशाली लोगों के बीच भी अंतर मौजूद होते हैं, और यह अंतर प्रतिभाशाली लोगों और आम इंसानों के बीच के अंतर से भी अधिक हो सकता है। जब वीर ने पहली बार प्रवेश किया तो वह केवल एक कुलीन साधक था। महज 1 महीने में वह एक महान साधक बन गया और नौसिखियों की सूची में उसका पहला स्थान अटूट हो गया। इससे पहले कि वे उससे आगे निकल पाते, ये व्यक्ति सीधे सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया, जो विश्वविद्यालय से आधिकारिक रूप से स्नातक होने वालों के समकक्ष पद था। भला वे किससे शिकायत करते? सभी के दिल निराशा और प्रशंसा दोनों से भरे हुए थे। वीर को खुद ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। पहले उनकी कमजोर बुनियाद, पृष्ठभूमि और परिवेश ने उनकी प्रगति को सीमित कर दिया था, और उनका उत्थान बहुत कम समय में ही हो पाया था। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रयास था। लेकिन ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में आना एक अलग अनुभव था। जब तक उसमें योग्यता थी, किसी भी संसाधन का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान किया जा सकता था। बिना किसी शर्त के प्रतिबंधों के जीन समीकरण की भूमिका अधिकतम हो गई, और संपूर्ण पौराणिक ज्ञान विरासत के साथ मिलकर इसका प्रभाव 1+1=2 जितना सरल नहीं था, बल्कि एक विस्फोटक वृद्धि थी। ये स्वाभाविक ही था कि उनके साथी पीछे रह गए। उसका भविष्य हमेशा अंतर्तार्कीय अंतरिक्ष में ही था। वीर को इस बात पर कभी संदेह नहीं था। कुछ देर तक भाग निकलने के बाद वीर और बाकी लोग शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। उन्होंने एक दूसरे को नमस्कार किया और जल्दी से अपने अपने कमरों में लौट गए। किसी आपदा से बचने और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने के बाद उस तनावपूर्ण स्थिति से आराम करने पर उन्हें तुरंत थकावट महसूस हुई। वीर बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। वह बिना सपनों के सोया, उसका शरीर और मन पूरी तरह से आराम से था, और वह नींद की सबसे गहरी अवस्था में प्रवेश कर गया। जब वह जागा तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बहाल हो चुकी थी, और उसने चुपके से इस यात्रा से प्राप्त लाभ के बारे में सोचा। भूत जाति द्वारा किए गए इस घात और पीछा करने का अनुभव करने के बाद वह अपनी स्वयं की ताकत के महत्व को और अधिक समझने लगा। यह विशाल ब्रह्मांड सचमुच इतना विस्तृत और इतना अंधकार में था कि किसी भी जीवन को निगल सकता था। जैसे जैसे ये भावना बढ़ती गई, उसे अपनी तुच्छता का एहसास और भी अधिक होता गया। असंख्य अंतर्तार्कीय जातियां मानवता को अपने लिए कांटे के समान मानती थीं और उन्हें शीघ्र ही नष्ट करना चाहती थीं। मानवता निरंतर खतरे में थी और स्थिति अत्यंत नाजुक थी। कोई भी बच नहीं सका। अगर युद्ध छिड़ जाता है तो ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी युद्ध के मोर्चे पर होगी। सुख और दुर्भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि अब उन्हें सैन्य पद मिल चुका था, फिर भी उन्हें युद्ध के मोर्चे पर खड़ा होना पड़ता था।
भले ही यह सिर्फ लॉजिस्टिक्स विभाग ही क्यों न हो, इसमें स्वाभाविक रूप से जोखिम शामिल थे। एक बार युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद सबसे खतरनाक क्षणों में आप चाहे जिस भी विभाग से संबंधित हो, आपको दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़नी ही होगी। उसमें ताकत होनी चाहिए, अवश्य ही उसमें ताकत होनी चाहिए। पर्याप्त शक्ति होने पर ही वह भविष्य के जटिल खतरों से बच सकता था। केवल अपनी साधना पर निर्भर रहने से प्रगति बहुत धीमी थी। उसे रसायन विद्या की शुरुआत फिर से करनी पड़ी। वीर ने अपने मन में कीमियागिरी की विरासत का अध्ययन किया और अंततः सहायक साधना के लिए एक नई औषधीय गोली पर सहमति जताई, जिसे नवक्रांति पुनर्जन्म गोली कहा जाता है। ये औषधीय गोली एक दुर्लभ यिन और यांग गोली थी, जिसे दो गोलियों में विभाजित किया गया था। एक में विस्फोटक उग्र औषधीय गुण थे और दूसरी में सौम्य बर्फीले औषधीय गुण थे। एक साथ सेवन करने पर यिन और यांग की औषधीय शक्तियां शरीर के भीतर टकराती हैं, जिससे परिवर्तन के 9 चक्रों से गुजरते हुए शरीर से सभी अशुद्धियों को धोकर निकाल दिया जाता है, जिससे पुनर्जन्म और अस्तित्व के उच्च स्तर की प्राप्ति होती है। आकाशगंगा के किनारे पर स्थित ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी अनगिनत दुर्लभ संसाधनों से युक्त परग्रही तारा प्रणालियों के अन्वेषण के लिए ब्रह्मांड में नंबर 1 स्थान पर थी। जब तक उसके पास पर्याप्त योग्यता थी, तब तक लगभग कुछ भी खरीदा जा सकता था। वीर ने अपनी पहचान चिप का उपयोग करके विश्वविद्यालय के इंट्रानेट पर खोज की और तुरंत सभी सामग्री ढूंढ ली। अब उसके पास 50 मिलियन से भी अधिक का भारी भरकम मेरिट स्कोर था, तो क्यों न वह इसका इस्तेमाल करे। 9 रिवॉल्यूशंस रिबर्थ पिल की गुणवत्ता ड्रैगन टाइगर टेंडन चेंजिंग पिल से भी कहीं बेहतर थी। यह एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल थी। इसका औषधीय प्रभाव कम से कम 3 गुना अधिक था। वीर के लिए अब केवल इसी गुणवत्ता की औषधीय गोली ही उसे तेजी से सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती थी। औषधीय गोली अनमोल थी और औषधीय सामग्रियां स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से महंगी थी, प्रत्येक की कीमत कल्पना से परे थी। अगर अंतिम मिशन पूरा करने के बाद मार्शल द्वारा उसे पूरे 50 मिलियन का इनाम नहीं दिया गया होता, तो वीर वास्तव में इसे वहन नहीं कर पाता। उसने दांत पीसते हुए एक ही बार में 6 मिलियन मेरिट पॉइंट्स खर्च कर 50 सेट सामग्री का ऑर्डर दिया, जिसे जल्द ही एक रोबोट द्वारा उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। वीर ने गोली का फॉर्मूला याद कर लिया और तुरंत उसमें सुधार करना शुरू कर दिया। अध्याय 388 भट्टी को 2 उपयोगों के लिए विभाजित करना। भट्टी खोलो। वीर पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठा था और 9 क्रांतियों के पुनर्जन्म की गोली का सूत्र याद कर रहा था। बार बार उसका अभ्यास कर रहा था जब तक कि वह पूरी तरह से सिद्ध न हो जाए। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। सृष्टि का कड़ाहा, जो प्राचीन काल से चली आ रही एक औषधि भट्टी है, पहले ही भयंकर रूप से खुल चुका था। भट्टी में आग भीषण रूप से भड़क रही थी। उन्होंने तुरंत रसायन विद्या का अभ्यास शुरू नहीं किया। इसके बजाय वे लगातार हस्त मुद्राएं बनाते रहे, मानो फूलों के बीच उड़ने वाली तितली नाच रही हो। सबसे अनोखी बात यह थी कि उनके दोनों हाथों द्वारा बनाई गई हस्त मुद्राएं अलग अलग थीं, मानो एक यिन हो और दूसरी यांग, जो एक दूसरे का विरोध करने में सक्षम हो, जैसे दर्पण के 2 पहलू जो पूरी तरह से एक में विलीन हो सकते हैं। जैसे ही हाथों की मुद्राएं बदली, भट्टी में जल रही दी शत्रु फायर वास्तव में 2 भागों में बंट गई। आग के एक गोले को उसकी चरम सीमा तक उत्तेजित किया गया। वह तेजी से जल रहा था और उसका तापमान आसमान छू रहा था। आग के दूसरे गोले की शक्ति सीमित थी, वह एक ठोस लावा के पिंड की तरह शांत रूप से प्रवाहित हो रहा था। ये यिन और यांग कीमियागिरी की हस्त मुद्रा थी, जो सच्ची अग्नि को 2 भागों में विभाजित करती थी। ज्वाला का प्रत्येक गोला एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता था, जो एक साथ 2 भट्टियों का उपयोग करके एक अलग औषधीय गोली को परिष्कृत करता था। हालांकि यह स्प्लिट फनेस अल्कमी में सिर्फ एक बुनियादी तकनीक थी, लेकिन यह मौलिक थी। इस महत्वपूर्ण चरण में महारत हासिल करने के बाद ही कोई व्यक्ति स्प्लिट फनेस तकनीकों के उच्च स्तरों तक पहुंच सकता था। 3 उपयोग, 10 उपयोग या यहां तक कि 100 उपयोग। हस्त मुद्राओं के विभाजन के अलावा मन की शक्ति को भी 2 भागों में विभाजित करना आवश्यक था। वीर के लिए यह बहुत कठिन नहीं था। मन की शक्ति के नियंत्रण में मुख्य बात यह थी कि 2 भट्टियों की आग को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करने के लिए कैसे नियंत्रित किया जाए। 2 भट्टियां, 2 उपयोग। प्रत्येक भट्टी द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियों की प्रकृति अलग अलग थी और स्वाभाविक रूप से परिष्करण के लिए उपयोग की जाने वाली भट्टियों की आग भी बहुत अलग अलग थी। इसे हासिल करना आसान नहीं था। वीर ने सफलतापूर्वक इस बीमारी पर काबू पाने के बाद ही आधिकारिक तौर पर दवा को परिष्कृत करना शुरू किया। यांग पिल, तारा नदी का फूल, 1000 पत्तों वाले पेड़ की जड़, अग्नि अजगर पित्ताशय। यिन पिल, चांदी की चंद्रमा घास, न गिरने वाला सुनहरा फल, काला सीप मोती।
फूल तारों की रोशनी से जगमगा रहे थे, मानो टिमटिमाते तारे हों, और घास चांदी के अर्धचंद्राकार आकार की थी। यिन और यांग पिल के निर्माण में अलग अलग सामग्री का उपयोग किया गया था और इन्हें अलग अलग तैयार करने की आवश्यकता थी। इनमें से स्टार रिवर फ्लावर, थाउजेंड लीफ ट्री रूट, फायर पाइथन गॉलब्लैडर और अन्य औषधीय सामग्री को प्रचंड यांग अग्नि में प्रवेश कराया गया, जबकि सिल्वर मूनग्रास, अनफॉलिंग गोल्डन फ्रूट, ब्लैक क्लैम्पल और अन्य औषधीय सामग्री को इन अग्नि में रखा गया, जो लावा के समान थी। एक भट्टी, दो आग, एक साथ शोधन प्रक्रिया। वीर बिना रुके लगातार हस्त मुद्राएं बनाता रहा और उन्हें अत्यंत सटीकता से नियंत्रित करता रहा। सच्ची अग्नि की प्रचंडता के तहत औषधीय सामग्रियों में मौजूद कई अशुद्धियां हरे धुएं में परिवर्तित होकर विलीन हो गईं, केवल दो तरल बूंदें ही शेष रह गईं, एक लाल और एक हरी। रहस्यमय यीन जल, अमर पेस्ट। दोनों विलन पानी की दो धाराओं में परिवर्तित हो गए, जो अलग अलग तरल बूंदों में प्रवेश कर गईं, तेजी से फैल गईं और दो ठोस क्रिस्टलों में जम गईं। यहां तक कि चिलचिलाती लेप्टो के संपर्क में आने पर भी वे जरा भी नहीं पिघली। वीर ने अग्नि शक्ति बढ़ाने के लिए फिर से एक मुद्रा बनाई। दी शाट्रू फायर एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी और बैंगनी लाल रंग की भयंकर आग में बदल गई, जो हर चीज को पिघला सकती थी। क्रिस्टल दोबारा पिघल गए और एक बार फिर अलग अलग रंगों के दो तरल पदार्थों में बदल गए। वायलेट लाइट सैंड, स्टेलर गोल्ड। रेतीला पदार्थ प्रकाश से जगमगाता हुआ अनगिनत तारों की तरह नीचे गिरा, तुरंत पिघलकर तरल में बदल गया और कोलाइडल पदार्थ में टपकने लगा। यिन फी एंड पल, ड्रैगन फैट जेड, एवरलास्टिंग समर ग्रास। वीर की तकनीकें लगातार बदलती रहीं, वह विभिन्न सामग्रियों को एक एक करके एक विशिष्ट तरीके और क्रम में व्यवस्थित रूप से रखता था। लौ का तापमान इतना बढ़ गया कि वह प्रचंड हो गया, अपने चरम पर पहुंच गया। दोनों कोलाइडल गोले लगातार संघनित होने लगे, जिससे एक गोलाकार गोला बन गया, जिसमें औषधीय गुण पूरी तरह से समाहित थे और कोई अशुद्धियां नहीं थीं। केवल अंतिम चरण यानी तापमान निर्धारण ही शेष था। प्रज्वलित करो। आग की लपटें पूरी दवा भट्टी में फैल गईं, जिससे पूरा स्थान आग की लपटों से भर गया। भट्टी बंद करो। वीर ने अपने हाथों को एक साथ मिलाया और भट्टी का ढक्कन जोर से बंद हो गया, जिससे आग की शक्ति अंदर ही फंस गई। 8 छिद्रों के माध्यम से अंदर एक गोलाकार वस्तु को तेजी से घूमते हुए देखा जा सकता था। गोले की खुरदरी सतह धीरे धीरे ज्वालाओं से चिकनी हो गई और अंततः पूरी तरह से गोल और चिकनी हो गई। हवा में फैली वह अनोखी खुशबू भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। यह कोई विफलता नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत ये दवा की औषधीय शक्ति के धीरे धीरे कम होने का संकेत था, जिससे पता चलता था कि गोली का असर जल्द ही पूरा होने वाला है। 981 सुधार। खासकर इस समय तो कोई आराम नहीं कर सकता था। प्रत्येक औषधीय गोली को परिष्कृत करने की तकनीकें भी बहुत अलग थीं, जिनमें अद्वितीय कौशल की आवश्यकता होती थी। एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक गोली होने के नाते 9 रिवॉल्यूशंस रिबर्थ पिल की शोधन तकनीक और भी जटिल थी, जिसमें ज्वालाओं में 981 बार परिवर्तन करने और इसे बार बार तपाकर औषधीय गोली से अशुद्धियों के हर निशान को हटाने और 100% शुद्धता प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी। तभी सेवन के बाद औषधीय गोली का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, बल्कि यह 9 क्रांतियों और 9 परिष्करणों का प्रभाव उत्पन्न करेगी, जिससे हड्डियां और मांस रूपांतरित हो जाएंगे। गोली बनने ही वाली थी। इसके विपरीत वीर और भी अधिक सतर्क हो गया और एक रहस्यमय लय के साथ हाथों से इशारे करने लगा। औषधि भट्टी में जलती हुई लपटें भी दूरस्थ रूप से प्रतिक्रिया करती थीं, लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती थीं। झुलसा देने वाली अग्नि शक्ति शांत वसंत वर्षा की तरह बरसती थी और औषधीय मोतियों में समा जाती थी। अंततः ज्वालाओं में धीरे धीरे 2 गोल औषधीय गोलियां बन गईं। जैसे ही वे बनने ही वाले थे, इससे पहले कि वह खुशी महसूस कर पाता, उसने देखा कि दोनों औषधीय गोलियों के बीच एक रहस्यमय संबंध बन गया। वे सचमुच आग की लपटों से निकलकर एक दूसरे से टकरा गईं। एक धमाके के साथ हरी यिन गोली ने एक ही प्रहार में लाल यांग गोली को चूर चूर कर दिया और फिर स्वयं भी विघटित हो गई। औषधि भट्टी से सुगंधित धुंध का एक बादल फूटा और पूरी तरह से गायब हो गया। वीर को कोई पछतावा नहीं था। रसायन विद्या की कला गहन और व्यापक थी, पहले प्रयास में असफल होना सामान्य बात थी। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी शोधन तकनीक में कोई खामी नहीं थी, इसलिए उन्हें यह अजीब लगा कि शोधन प्रक्रिया विफल हो गई। वीर ने अपनी शोध प्रक्रिया के चरणों को याद करते हुए उन्हें उल्टे क्रम में चरण दर चरण हल किया। अंततः 10 से अधिक बार आगे पीछे की गणनाओं के बाद उसे उत्तर मिल गया। यिन और यांग की गोली एक ही गोली को 2 भागों में बांटकर बनाई गई थी, जो परस्पर यिन और यांग का प्रतिनिधित्व करती थी।
इनका अनुपात बिल्कुल सटीक होना आवश्यक था। अनुपात में जरा सा भी अंतर होने पर यिन और यांग का असंतुलन हो जाता था, जिससे गोली का आकार लेना मुश्किल हो जाता था। यदि चमत्कारिक रूप से यह सफल भी हो जाए और अंततः इसका सेवन कर लिया जाए, तब भी दो विरोधी यिन और यांग औषधीय शक्तियां संतुलन स्थापित नहीं कर पाएंगी, एक शक्ति दूसरी पर हावी हो जाएगी। इससे न केवल 9 क्रांतियों के पुनर्जन्म का प्रभाव प्राप्त नहीं होगा, बल्कि यिन और यांग के बीच टकराव भी होगा, जिससे शरीर को अत्यधिक हानि होगी। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। वीर ने सावधानीपूर्वक निष्कर्ष निकाले जब तक कि उसने ये सुनिश्चित नहीं कर लिया कि अब कोई और त्रुटि नहीं होगी, फिर उसने सुधार करना जारी रखा। इसके बावजूद वह 5 बार असफल हुआ, बार बार प्रयास करता रहा और सुधार करता रहा, अंततः सफलता प्राप्त करने से पहले। भट्टी से निकलने के बाद औषधीय गोलियों का रंग तुरंत 2 गोलियों में बदल गया, एक सफेद और एक काली। रंग के अलावा उनका आकार, वजन, आकृति बिल्कुल एक समान थे, उनमें जरा सा भी अंतर नहीं था। वीर ने बिना किसी झिझक के दोनों दवा की गोलियां निगल लीं। अगले ही पल किसी सुपरनोवा विस्फोट की तरह जैसे ही औषधीय गोलियां उसके मुंह में गईं, वे तुरंत उसके पेट में फट पड़ी, एक प्रचंड गर्म धारा और एक बर्फीली ठंडी धारा में परिवर्तित हो गईं जो उसकी नसों में लगातार प्रवाहित होती रहीं। प्रत्येक चक्र के बाद वे आपस में जुड़ जाती और फिर अलग हो जाती, यिन और यांग के चक्र की तरह निरंतर घूमती रहती। यिन यांग 9 क्रांतियां एक चक्की के पत्थर की तरह थीं, जो उनके शरीर और नसों से अशुद्धियों को साफ करती थीं और उन्हें एक अधिक परिपूर्ण क्षेत्र की ओर धकेलती थीं। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 18.8, जोड़ 18.9, जोड़ 20.2। जैसा कि उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल से अपेक्षित था, उसकी क्षमता अभूतपूर्व दर से बढ़ी। वीर पालथी मारकर बैठा था और अपने शरीर में गर्म धारा का अनुभव कर रहा था। जीवेई जीन जोड़ 1, जोड़ 1, जोड़ 1। ध्यान जीन जोड़ 1, जोड़ 1, जोड़ 1। इस बार उसका इरादा सूर्य वुकोंग पौराणिक पथ के एक और प्रतिभा जीन को एक ही बार में जागृत करने का था, दांव हृदय जीन। अध्याय 389 दांव हृदय अजेय है। जैसे ही 9 रिवोल्यूशंस रिबर्थ पिल उसके पेट में गई, यिन और यांग की औषधीय शक्ति, एक गर्म और एक ठंडी, एक चक्की की तरह काम करने लगी, जिसने उसके भौतिक शरीर को 9 बार परिष्कृत और शुद्ध किया और सभी अशुद्धियों को पूरी तरह से दूर कर दिया। वीर आंखें बंद करके बैठा था और उसका मांस और रक्त भी पारदर्शी हो गया था, जैसे चमकीला कांच, अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ। जब भी कोई असाधारण जीन प्रकट होता, वीर निर्णायक रूप से अंक जोड़ता था। जीवेई जीन जोड़ 1, जोड़ 1, जोड़ 1। ध्यान जीन जोड़ 1, जोड़ 1, जोड़ 1। जल्द ही जीवेई जीन 9 अंकों पर अधिकतम स्तर पर पहुंच गया और ध्यान जीन भी 8 अंकों तक पहुंच गया, दोनों पूरी तरह से अपग्रेड हो गए। जैसे ही 2 महान असाधारण जीनों को पूर्णता तक विकसित किया गया, 2 विशाल सुनहरे तारे तेज रोशनी से जगमगा उठे, मानो तारों भरे आकाश में लटके हुए प्राचीन, शाश्वत तारे हों, जो चकाचौंध भरे और मनमोहक थे। सुनहरे तारों से प्रकाश की एक धारा निर्मल झरने की तरह बहती हुई, धीरे धीरे अभिसरित होकर तारों की एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है, जो तारों के सागर में गहराई तक फैली हुई है। आगे बढ़ते रहना, अडिग रहना। दाओ हॉट जीन इक्वल्स जीवेई जीन गुना 9 जोड़ ध्यान जीन गुना 8। धप धप धप। तारों के विशाल सागर की गहराई में एक लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा अंधकार में तारा अचानक प्रकाशित हो उठा, जो दिल की तरह धड़क रहा था। तारों की नदी तुरंत उसमें इस प्रकार समाहित हो गई जैसे पक्षियों का झुंड जंगल में लौटता है, या जैसे समुद्री धाराएं प्रशांत महासागर में बहती हैं, और इस प्रकार अंधकार में तारे में अनंत ऊर्जा का संचार करती हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल तारा प्रज्वलित हो गया हो, जो धीरे धीरे अपनी सुप्त अवस्था से अपना वास्तविक रूप प्रकट कर रहा हो, एक ऐसे सूर्य में परिवर्तित हो रहा हो जो असीम प्रकाश और ऊष्मा बिखेरता हो, और प्राचीन और अपरिवर्तनीय, पूरे मन तारों भरे आकाश को रोशन कर रहा हो। अज्ञात सूचनाओं की एक धारा प्रवाहित होने लगी। जीन, दाओ हॉट जीन। श्रेणी, उत्तम प्रतिभा जीन। संवर्धन अंक 1। क्षमता, दाओ हृदय जागरण, स्वर्ग और मनुष्य की एकता। एक उत्तम जीन, एक और उत्तम जीन। पल भर में वीर की मानसिक शक्ति और चेतना तेजी से ऊपर उठी और एक गहन और रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उसने चुपचाप इसका अनुभव किया। शून्य लोक में उसकी दृष्टि में रंगीन प्रभामंडलों की लकीरें दिखाई दी, बादलों और धुंध की तरह, अलौकिक और मायावी, कहीं भी न मिलने वाली। फिर भी ये बादल और धुंध सचमुच मौजूद थे, गहरे लाल रंग के, आग की तरह गर्म, नीले रंग के, हवा की तरह हल्के, काले रंग के, बर्फ की तरह ठंडे। प्रत्येक के अलग अलग गुण थे।
वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सारे रोमछिद्र खुल गए हों और वह लगातार सांस ले रहा हो और छोड़ रहा हो। बादल और धुंध जैसी ऊर्जा उसके शरीर में व्याप्त हो गई, मानो एक चक्रीय प्रवाह में उसे बाहरी स्वर्ग और पृथ्वी से जोड़ रही हो। शरद ऋतु की शाम की हवा की तरह ठंडी ऊर्जा की धाराएं उसके रोमछिद्रों से होकर उसके शरीर में प्रवाहित हुई, कोई निशान नहीं छोड़ा और कई अशुद्धियों को बहा ले गईं। ये सब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। यदि पहले साधना के दौरान वह अपने शरीर में व्याप्त एक अज्ञात ऊर्जा को केवल अस्पष्ट रूप से ही महसूस कर पाता था, तो अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक कोमल हवा में नहा रहा हो, अंदर और बाहर से एकदम शुद्ध। उनके शरीर ने अपनी सारी बेड़ियां मुक्त कर दी, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया और अंदर और बाहर के बीच कोई भेद नहीं रह गया। उनकी मानसिक शक्ति में तीव्र वृद्धि हुई, वे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए सूक्ष्मतम विवरण भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। उसके सामने प्रकाश के अनगिनत छोटे छोटे कण टिमटिमा रहे थे, जिनके निशान मायावी थे। एक पल वे यहाँ थे, अगले ही पल वे बिना किसी दृश्य गति के कहीं और प्रकट हो गए, मानो उन्होंने स्थानिक छलांग लगाए हो। इन प्रकाशीय कणों में एक सूक्ष्म संबंध था, और जब वे एक साथ एकत्रित हुए तो वे बहती हुई हवा की तरह दिखते थे, जो लगातार गतिमान रहती है। वीर को अचानक एहसास हुआ कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा थी। प्रकाश के वे छोटे छोटे कण आत्मा के कण थे। उनकी पहले की अस्पष्ट धारणा अब एक वास्तविक अनुभूति में बदल गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा का हर एक कण, आत्मा का हर एक कण, बिना किसी चूक के उसकी अनुभूति के दायरे में था। इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हुए वीर ने जानबूझकर अपने शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया, और उसकी साधना की गति में तुरंत बहुत वृद्धि हुई। उनकी आनुवंशिक क्षमता की वृद्धि, जो औषधीय प्रभावों में कमी के कारण पहले धीमी हो गई थी, फिर से तेज हो गई। क्षमता जोड़ 20.1 जोड़ 20.2 जोड़ 20, जैसा कि परफेक्ट टैलेंट जीन, दाओ हॉट जीन से अपेक्षित था। वीर ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। दाओ हृदय जागरण, स्वर्ग और मनुष्य की एकता। हालांकि इस दाओ हॉट जीन में ज्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन इसका सहायक प्रभाव स्वर्ग विरोधी था। दाओ हृदय जागरण के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने की दुनिया, तारों से भरा आकाश और ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गए, मानो धुंध की एक परत हट गई हो। हर छोटी से छोटी चीज दिखाई दे रही थी, भ्रम दूर हो रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी, ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव हो रहा था और उनकी मानसिक शक्ति उसमें विलीन हो गई थी। उसके बाद से किसी भी प्रकार का अदृश्य मनोवैज्ञानिक दबाव उसके विरुद्ध पूरी तरह से अप्रभावी हो जाएगा। क्योंकि दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों न हो, क्या वह इस स्वर्ग, इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड से अधिक हो सकता है? वीर बेहद खुश था, भले ही इस दाओ हॉट जीन में आक्रमण करने की शक्ति न हो, फिर भी यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। अब से चाहे उसे कितने ही शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े, वह अपने मूल इरादे पर कायम रह सकता है, अदृश्य दबाव से अभिभूत नहीं होगा और अपनी तर्कशक्ति नहीं खोएगा। और वास्तव में इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि ये दाओ हॉट जीन पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं था। दाओ हॉट जीन में स्वयं कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी, लेकिन यह अन्य जीनों को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता था, जैसे कि हैंडसम मंकी किंग जीन। बंदर राजा का क्षेत्र। अचानक मिली प्रेरणा से वीर ने तुरंत अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अदृश्य और अगोचर माइंड मन की पावर आसपास के शून्य क्षेत्र में व्याप्त थी, 6 मीटर के दायरे में सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अचानक बदलाव आ गया। वूश वूश वूश। सबसे पहले चारों दिशाओं से जलवाष्प तेजी से एकत्रित होकर जलधाराएं बनाने लगा, जो तुरंत ही तीव्र ज्वालाओं में परिवर्तित होकर भयंकर रूप से जलने लगी। टकराती ज्वालाओं के बीच बिजली उत्पन्न हुई और टकराव जारी रहा। ऊर्जा का परिवर्तन पल भर में सहजता से, मानो स्वाभाविक रूप से हो रहा हो। अब पहले की तरह किसी सचेत नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रही, सब कुछ सहज हो गया। हैंडसम मंकी किंग जीन और दाओ हॉट जीन मिलकर सन वुकोंग जीन का निर्माण करते हैं। ये दोनों जीन अनुक्रम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पूरक थे। मंकी किंग डोमेन का सार माइंड मन की पावर की क्षमता को अधिकतम करना था, जिसके द्वारा वह व्यक्तिपरक रूप से वस्तुनिष्ठता को प्रभावित कर सके, किसी स्थान को अपने वश में कर सके और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सके। दाओ हृदय जीन जागृत होने के बाद, यद्यपि बंदर राजा क्षेत्र का विस्तार 1 इंच भी नहीं हुआ था, वीर स्वयं बदल गया था। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के प्रति उसकी समझ और भी तीव्र हो गई थी, और उसे नियंत्रित करना सहज और स्वाभाविक हो गया था। बंदर राजा के क्षेत्र का नियंत्रण अधिक परिष्कृत और कुशल हो गया, और उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। दरअसल यह उससे भी कहीं अधिक था।
इस गहन हेरफेर के तहत वीर को एक अद्भुत अनुभूति हुई। डोमेन का नियंत्रण केवल ऊर्जा जितना सरल नहीं था। धुंध को हटाकर और सार में उतरकर उसके सामने जो प्रकट हुआ वह था स्वयं अंतरिक्ष। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे जीन मजबूत होते जाएंगे, एक दिन वह अपनी इच्छा से अंतरिक्ष और समय को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा? वीर के मन में एक अद्भुत साहसिक और सनकी विचार आया, लेकिन इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन फिर भी उसे शुरुआत उसी से करनी थी जो उसके सामने था। दाओ हॉट जीन के कारण अपने शरीर में आए बदलावों का अनुभव करने के बाद वीर शांत हो गया और उसने अपनी साधना जारी रखी। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 20.2 जोड़ 20.2 जोड़ 20.2। क्षमता में प्रत्येक वृद्धि 20 से अधिक थी और कुल मात्रा रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ी। गति धीरे धीरे कम होने से पहले जल्दी ही 1000 के आंकड़े को पार कर गई। अंक जोड़ें। वीर ने धीमी सी चीख निकाली। सुंदर बंदर राजा जीन का मान तुरंत 2 से बदलकर 3 हो गया। बूम! बंदर राजा का साम्राज्य स्वतः ही विस्तारित होने लगा, निरंतर फैलता गया और 9 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले में तब्दील हो गया। उस साम्राज्य ने सब कुछ अपने दायरे में ले लिया था, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। हैंडसम मंकी किंग जीन में जोड़ा गया प्रत्येक बिंदु क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति लेकर आया। इस समय तक उनके जीवन के गुणधर्म पहले ही बदल चुके थे। नाम: वीर। जीवन शक्ति 4289। प्रतिभा जीन सुंदर बंदर राजा जीन 3। दाओ हृदय जीन 1। असाधारण जीन लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन 10। बीस्ट किंग जीन 10। झीवेई जीन 9। मेडिटेशन जीन 8। आनुवंशिक क्षमता 108। अध्याय 390 नामांकन पंजीकरण। दाओ हॉट जीन जागृत हुआ, हैंडसम मंकी किंग जीन मजबूत हुआ। जीन की दोनों प्रमुख प्रतिभाओं के जागृत होने के बाद वे एक दूसरे के पूरक बन गए और उनके जीवन के गुणों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आए। उनकी ऊर्जा ने अकेले ही 4000 का आंकड़ा पार कर लिया। वीर न केवल अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता में बल्कि अपनी प्रोफाइल के आंकड़ों में भी अपने साथियों से कहीं आगे निकल चुका था और ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में निर्विवाद रूप से नंबर 1 नवागंतुक बन गया था। हालांकि वह हमेशा से नवागंतुक रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा था, लेकिन ये केवल अंकों के आधार पर पहला स्थान था। अब एक और वास्तविक प्रथम स्थान प्राप्त करना और भी बेहतर था। 2 प्रमुख जीनों के जागृत होने के बाद अगला कदम उन्हें धीरे धीरे पूर्णता तक मजबूत करने की एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिससे अगले चरण सन वुकोंग जीन में विकास हुआ और ग्रैंडमास्टर स्टेज 3 के साधना क्षेत्र में प्रवेश हुआ। साधना जितनी गहरी होती जाती है, साधना की गति साधना में होने वाली वृद्धि की तुलना में धीमी होती जाती है। धन, साथी, तकनीक और स्थान, इनमें से किसी की भी कमी नहीं हो सकती। वीर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसे दान शोधन तकनीक पहले ही सीखने का कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अन्यथा वह इतनी जल्दी प्रगति नहीं कर पाता। 9 रिवॉल्यूशंस रिबर्थ पिल्स की मात्रा अभी भी पर्याप्त नहीं थी, उसे इन्हें और परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जीन को मजबूत करने के कारण जो सार, ची और आत्मा क्षीण हो गई थी, उसे उसने पुनः प्राप्त कर लिया और फिर से कीमियागरी शुरू कर दी। भट्टी में आग धधक रही थी। 3 दिन और 3 रातों की कठिन रसायन विद्या के बाद स्पिरिट मेडिसिन के 50 से अधिक भाग सेवन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 20 तैयार औषधीय गोलियां प्राप्त हुई। उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने की विधि अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। पिछले कीमिया सत्रों से प्राप्त अनुभव के बावजूद भी 100% सफलता प्राप्त करना असंभव था। उसने इन सभी औषधीय गोलियों को सावधानीपूर्वक संग्रहित कर लिया। क्योंकि पहली औषधीय गोली के औषधीय गुण पूरी तरह से पच नहीं पाए थे, इसलिए इसका लगातार सेवन न केवल इसके प्रभाव को आधा कर देगा बल्कि शरीर में अवशिष्ट औषधीय गुणों के संचय का कारण भी बनेगा, जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, नए ग्रहण किए गए औषधीय गुणों के साथ परस्पर क्रिया करेंगे, जिससे दवा प्रतिरोध तेजी से बढ़ेगा और महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव होंगे। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 9.2 जोड़ 9.2 जोड़ 9.2। वीर ने जीन ब्रेकथ्रू के बाद अपनी नई क्षमताओं के अनुकूल होते हुए अपने मन को शांत किया और अपने शरीर में बचे हुए पोषक तत्वों और ऊर्जा को पचा लिया। पिछली बार जानलेवा हादसे से बचने के बाद वह शायद ही कभी शांतिपूर्ण एकांत में समय बिता पाता था, जब तक कि 2 बिन बुलाए मेहमानों का आगमन नहीं हो जाता था। डिंग डिंग डिंग, दरवाजे की घंटी बजी, जिससे वह अपनी ध्यान मुद्रा से चौंक गया। वीर बाहर निकला और उसने डोंगहुआन, ताइचू और ऑगस्टस को देखा। हालांकि उनके पहले के जोशीले व्यवहार के विपरीत दोनों पीले और पराजित लग रहे थे। उनकी आभा कमजोर थी, मानो उन्हें गंभीर चोटें लगी हों।
उनकी शक्ति तेजी से घट रही थी, पीछे नहीं हट रही थी बल्कि आगे बढ़ रही थी। वीर ने यह भी गौर किया कि ऑगस्टस की एक भुजा सूखी लकड़ी की तरह मुरझाई हुई थी, ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने उसका मांस चूस लिया हो। उनके शरीर पूरी तरह से खोखले हो गए थे और उनकी आभा दोनों बहुत कमजोर हो गई थी। धन्यवाद वीर, अगर तुम न होते तो मैं इस बार वापस नहीं आ पाता। डोंगहुआंग ताइचू ने अपने चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन अपने भीतर के स्वाभिमान ने उसे सच्चे दिल से धन्यवाद देने के लिए मजबूर कर दिया। धन्यवाद, अगर आप जल्दी लौटकर रिपोर्ट न करते तो मेरी टीम भूत जाति के पीछा करने से बच नहीं पाती। ऑगस्टस ने भी अपना सूखा हाथ घसीटते हुए धन्यवाद कहा। तुम दोनों को क्या हुआ? वीर ने उनकी दयनीय हालत देखकर खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। दोनों ने एक दूसरे को कड़वी मुस्कान दी और डोंगहुआंग ताइचू ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, कोई बात नहीं। हमारी तीनों टीमें अलग हो गईं और भूत जाति के पीछा करने में लग गईं। लेकिन बाहरी आकाशगंगा में कुछ भी ठोस नहीं था और अंतरिक्ष यान ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए हम 10 दिनों से अधिक समय तक ब्रह्मांड में भटकते रहे। हमारे पास भूत जाति के खिलाफ कोई घातक रणनीति भी नहीं थी। अंत में भूतों ने अंतरिक्ष यान की ऊर्जा ढाल तोड़ दी और हम भूतों से केवल मृत्यु तक लड़ सकते थे, जिसमें हमें भारी नुकसान हुआ और हम हताशा के कगार पर थे। अंत में ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के बचाव दल ने युद्ध की हलचल का पता लगाया और समय पर पहुंचकर भूत जाति का वध कर दिया। उन्होंने हमें बचाया। तभी हमें पता चला कि आपने समय रहते घुसपैठ कर ली थी और ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय को संदेश भेजा था। इस समय उन्होंने विस्मय और प्रशंसा के भाव प्रदर्शित किए। वीर अकेले ही एक टीम और एक जहाज के साथ घोस्ट के पीछा करने से कैसे बच निकला? वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब वे ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी लौटे तो उन्हें सच्चाई का पता चला और वे और भी अधिक आश्चर्यचकित रह गए। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करना, स्पेक्टर वेल और घोस्ट ब्लैक होल पर बमबारी करना, वर्माहोल को भेदना, क्या ये सब कुछ इंसान कर सकता है? उन दोनों के झिझकते चेहरे देखकर वीर ने भी उनके मन की बात समझ ली और हल्के से कहा, आप तो बड़े दयालु हैं। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये तो अंतरतारकीय मनुष्यों के लिए मेरा छोटा सा योगदान है। आखिरकार आप सब मनुष्य जाति में प्रतिभावान हैं और अगर भूत जाति ने आपको मार डाला तो ये हमारे ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय और अंतरतारकीय मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि उसने ये शब्द हल्के फुल्के अंदाज में कहे थे, फिर भी डोंगहुआंग ताइचू और ऑगस्टस ने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे जीवन बचाने वाली यह कृपा कुछ भी न हो। उन्होंने एक एक वस्तु निकाली और उसे सौंप दी। वीर, ये एक कीमियागिरी की किताब है, जीवन कीमियागिरी। मैंने सुना है कि तुम एक महान कीमियागर हो, तो ये कीमियागिरी की किताब तुम्हारे काम आ सकती है। ये हमारी टीम की ओर से आभार का प्रतीक भी है। डोंगहुआंग ताइचू ने सबसे पहले बोलते हुए एक कागज की किताब निकाली जिसमें प्राचीनता का आभास था, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। ये ब्रह्मांड का सबसे नया लड़ाकू माइक्रोमेका मॉडल है, गॉड ऑफ वॉर X11। ये 100 से अधिक जटिल ब्रह्मांडीय ग्रहों के वातावरण में ढल सकता है। इसका बाहरी कवच सबसे मजबूत इंटरस्टेलर J826 SH मिश्र धातु से बना है, जो इसे अविनाशी और युद्ध में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। यह एक महान साधक की युद्ध शक्ति को पूरे 30% तक बढ़ा सकता है। इस समय ऑगस्टस के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। चूंकि उन दोनों ने देने का साहस किया, इसलिए वीर ने स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने का साहस किया। उसने पाखंडी ढंग से मना नहीं किया बल्कि सीधे सीधे उन्हें ले लिया। अगर उसने हाँ नहीं कहा तो इन दोनों को चैन नहीं मिलेगा और बाद में और भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। दरअसल बात बिल्कुल यही थी। उपहार स्वीकार करते ही डोंगहुआंग ताइचू और ऑगस्टस ने एक दूसरे की ओर देखा और स्पष्ट रूप से राहत महसूस की। आखिरकार जीवन बचाने वाली कृपा इतनी महान थी कि थोड़ी सी भी भरपाई कर पाने से उनके दिलों का दबाव कम हो गया। डोंगहुआंग ताइचू मुस्कुराया, शैतान प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। अब हमारे सभी नए छात्र अपने अपने अकादमियों में लौटेंगे। यहाँ आने का हमारा पहला कारण आपको हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद देना है और दूसरा ये सूचित करना है कि कल ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की विभिन्न अकादमियों में दाखिले का दिन है। तारीख को मत चूकिएगा। अच्छा, वीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ बातचीत के बाद तीनों एक दूसरे को ज्यादा न जानने के कारण ज्यादा देर तक नहीं रुके और अपने अपने स्थानों पर लौट गए। वीर ने उन्हें अपने पास रखने की कोशिश नहीं की। पहली औषधि पूरी तरह से पच चुकी थी, इसलिए उसने नौ क्रांति पुनर्जन्म की दूसरी गोली निकाली, उसे निगल लिया और साधना शुरू कर दी।
आनुवंशिक क्षमता जोड़ 18.8 जोड़ 18.8 जोड़ 18.8। उसकी क्षमता अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन पहली बार जब उसने इसे मापा था, उसकी तुलना में ये पहले ही 20 से नीचे गिर चुकी थी। औषधीय गोलियों में भी दवा प्रतिरोधक क्षमता होती है। उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि का प्रभाव अक्सर पहली बार लेने पर सबसे चमत्कारी होता है, लेकिन इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरी बार लेने पर औषधीय प्रभाव काफी कम हो जाता है। फिर भी एक दिन और एक रात की साधना के बाद वीर ने आनुवंशिक क्षमता में 500 से अधिक अंक प्राप्त कर लिए। अगली सुबह वीर बाहर निकला और सीधे पौराणिक कथाओं की अकादमी की ओर चल पड़ा। अन्य अकादमियों के विपरीत, जो प्रौद्योगिकी से भरपूर थीं, माइथोलॉजी अकादमी पूरी तरह से शुद्ध ईंट और पत्थर से बनी थी, मानो कोई प्राचीन और भव्य पौराणिक महल मानव जगत में पुनः प्रकट हो रहा हो। छात्र लगातार अंदर बाहर आते जाते रहते थे, उनकी आभा प्रभावशाली थी, उनमें से प्रत्येक उससे कम शक्तिशाली नहीं था। ये स्पष्ट रूप से पौराणिक कथाओं की अकादमी के वरिष्ठ छात्र थे। वीर एक नए चेहरे को देखकर कई लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। लेकिन ये तो बस एक नए छात्र की रिपोर्ट थी। कुछ ही नजरों के बाद ज्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तुम वीर ही होगे, तभी एक आवाज सुनाई दी। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सभ्य अधेड़ उम्र का शिक्षक उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वीर को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। मैं हूं, वीर ने उत्तर दिया। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। उप प्रधानाध्यापक हाय ने मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था। चलो मेरे साथ डीन से मिलते हैं। अधेड़ उम्र के शिक्षक वीर को सीधे अकादमी के भीतरी हिस्से में ले गए। क्या वह वीर है? मैंने सुना है कि वह इस साल का सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक है और हमारी पौराणिक कथा अकादमी में आने से पहले उसकी काफी अच्छी प्रतिष्ठा है। वह इतना शक्तिशाली है, लेकिन वह पौराणिक कथाओं की अकादमी में आ रहा है, जो विश्वविद्यालय की सबसे घटिया अकादमी है। क्या वह मूर्ख है? ... बड़े छात्र आपस में चर्चा करने लगे। इसी समय वीर अधेड़ उम्र के शिक्षक की आवाज का पीछा करते हुए एक प्राचीन मंडप तक पहुंचा और अंदर चला गया। अंदर का नजारा किसी संग्रहालय जैसा था, जिसमें तरह तरह की प्राचीन पुस्तकें और कलाकृतियां संग्रहित थीं। हवा में होलोग्राफिक छवियां झिलमिला रही थीं, जिनमें विभिन्न प्राचीन खंडहरों के दृश्य प्रदर्शित हो रहे थे। सफेद बालों और युवा चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से तल्लीन होकर गहन अध्ययन कर रहा था। वीर के पास पहुंचने पर ही उसने उसे देखा और ऊपर की ओर नजर डाली। दरअसल वो मास्टर हाई ही थे, जिन्होंने वीर को विशेष रूप से पौराणिक कथाओं की अकादमी में भर्ती कराया था।